बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2। 4 सिस्टम हमारे हो गए थे। नेक्स्ट हम हेमाटोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर मोस्टली आपने जो सा ये रिपीटेड क्वेश्चंस को लाजमी पढ़ लेना है। अच्छा जी, पहले बात करते हैं एम्ब्रियोलॉजी की। वो कहते हैं हेमाटोपोइसिस क्या होता है कि एम्ब्रियो या फीटस के अंदर जो है वो ब्लड फॉर्मेशन की जो साइट होती है उसको कहते हैं हेमाटोपोइसिस। पहले योग स्टेम में बनता है बच्चों के अंदर, फिर उसके बाद लिवर स्प्लीन में शिफ्ट हो जाता है एंड देन बोन मैरो और आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं जैसे फीमर वगैरह होगी उसके अंदर। योग सैक हेमाटोपोइसिस क्या होता है कि अर्ली एम्ब्रियो यानी कि अर्ली एम्ब्रियो के अंदर जो है बच्चे के अंदर जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ से हो रही होती है एम्ब्रियो। तो ये इट इज़ अ फर्स्ट राइट। फीटल लिवर हेमाटोपोइसिस यानी कि फीटस के अंदर जो ब्लड फॉर्मेशन होती है मेन फीटल हेमाटोपोइटिक ऑर्गन। स्प्लीन हेमाटोपोइसिस यानी कि स्प्लीन के अंदर फीटल एक्स्ट्रामेडुलरी हेमाटोपोइसिस लिवर प्लस स्प्लीन यानी कि फीटल जो के अंदर जो आरबीसीज की प्रोडक्शन हो रही होती है वो कहाँ पे हो रही होती है स्प्लीन। अब आ जाते हैं बोन मैरो के अंदर। बोन मैरो होता है पोस्ट नेटल ब्लड फॉर्मेशन यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद, ठीक है। तो ये कौन सी है अडल्ट बच्चों के अंदर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ के अंदर बच्चों के अंदर एम्ब्रियोनिक लाइफ चाइल्ड जो फीटस होता है उसके अंदर और एडल्ट के अंदर, ठीक है। फिर आ जाता है हेमाटोपोइटिक स्टेम ओरिजिन्स यानी कि उसका रीजन्स क्या होता है। तो इट इज़ अ ड्राइव फ्रॉम मेसोडर्म। अच्छा, एजीएम रिजीम क्या होता है अर्ली डेफिनेटिव एचसी ओरिजिन विच इज ऑल्टा गुनेड मेसोनेफ्रॉन नॉट रिलेटेड टू द एनआरई। अच्छा, एरिथ्रॉइड लीनेज क्या होता है कि आरबीसीज की डेवलपमेंट होना। पहले प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब ब्लास्ट का मतलब क्या होता है सेल्स का बनना, ठीक है। फिर उसके बाद रेटिकुलोसाइट और फिर आखिर में क्या बनते हैं आरबीसीज। ऐसी माइलॉइड है उसके अंदर क्या बन रहे होते हैं मेगाकारियोसाइट विच इज न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट्स प्लेटलेट्स। तो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट या मेगाकारियोसाइट। लिम्फॉइड क्या होते हैं आपके नेचुरल किलर सेल्स लिम्फॉइड बीटा सेल्स नेचुरल किलर सेल्स जिसके अंदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स आपके जो है वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। थाइमस कहाँ पे इन्वॉल्व होता है थाइमस में कौन सी चीज़ होती है टी से थाइमस टी से टी सेल्स, ठीक है। तो कहाँ से हो रहे होते हैं थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि थर्ड फ्रेंजल पाउच से जो है वो आपकी डेवलपमेंट हो रही होती है थाइमस की। तो स्प्लीन डेवलपमेंट एसप्लीनिया पॉलीसप्लीनिया क्वेश्चन आता है विच इज ड्राइव फ्रॉम डॉर्सल मेसेंजियोगैस्ट्रियम। ये एम्ब्रियो का क्वेश्चन है, खैर आता नहीं है बट पता होना चाहिए। लिम्फ नोड डेवलपमेंट इन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लिम्फ नोड इम्यूनिटी के लिए लिम्फेटिक एम्ब्रियोलॉजी के लिए ड्राइव फ्रॉम मेसेनकाइमा कंडेंसेशंस। अच्छा जी, हीमोग्लोबिन स्विचिंग का क्या मतलब है कि अगर फीटस है तो वो कन्वर्ट किसके अंदर हो जाएगा एडल्ट के अंदर, क्योंकि फीटस के अंदर हमारे अलग चेंज होती हैं और आगे जो से जाके हमारी अलग चेंज होती है वो नीचे पड़ते हैं। फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है सिकल सेल या थैलासीमिया के अंदर क्या होता है अल्फा 2 गैमा 2। और बच्चों के अंदर क्या होता है एडल्ट के अंदर क्या होती है हमारी बच्चों के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हाई ऑफिनिटी होती है, ठीक है। अच्छा जी, अडल्ट हेमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है नॉर्मल अडल्ट इसके अंदर क्या होता है अल्फा 2 और बीटा 2, ठीक है। बच्चों के अंदर क्या है अल्फा 2 और गैमा 2 ए और गैमा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर आपको क्या होता है अल्फा और बीटा, अडल्ट के अंदर अल्फा बीटा बच्चों के अंदर अल्फा गैमा। और हमें पता है कि जब भी हमारी सिकल सेल थैलेसीमिया की डिजीज़ आती है तो अल्फा जो अगर बीटा फर्ज जो बीटा थैलेसीमिया है तो ये गैमा जो सा होता है वो बीटा की जगह रिप्लेस कर लेता है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कंपनसेशन के लिए जो सा ज़रूरी होता है। जैसे पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस में ब्लड जो सा होता है वो आपकी रेगुलेट कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी बीटा ग्लोबिन जीन एक्सप्रेशन क्रोमोसोम 11 के ऊपर होती है, अल्फा ग्लोबिन जीन क्रोमोसोम 16 के ऊपर होती है। अच्छा, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटाइटिस जो है वो सीवियर क्रोनिक एनीमिया होता है जिसके अंदर आपको हेपेटोस्प्लेनोमेगाली मैरो एक्सपेंशन जो है वो देखने को मिल रहा होता है इसके अंदर। अच्छा, कंजेनिटल एसप्लीनिया यानी कि स्प्लीन है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। उसमें क्या देखने को मिल रहा होता है होल जोलो बॉडीज़ विद एनकैप्सुलेटिंग ऑर्गेनिज्म रिस्क। अच्छा, एनाटॉमी की बात करें हेमाटोलॉजी के अंदर एनाटॉमी बहुत ज़्यादा जो है वो कम आती है, ठीक है। बेसिकली आपका जो रेड पल्प और वाइट पल्प को आपको याद रखना विच इज़ द पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। रेड पल्प जो है वो आरबीसीज की डिस्ट्रक्शन में होता है यानी कि मैक्रोफेजेस और कॉर्ड ऑफ बिलरुबिन, और वाइट पल्प जो है वो इम्यून फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विच इज़ लिम्फॉइड फॉलिकल्स, ठीक है। अच्छा, स्प्लीन ट्रॉमा लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट पेन आफ्टर ट्रॉमा इन ये कहर सैन शायद पढ़ा हो कैरसन विच रेफर टू द शोल्डर पेन। जैसे कोलिसिस्टाइटिस का मेन होता है क्योंकि जो आपकी नर्व होती है वो आपकी रेडिएट कर रही होती है टू द शोल्डर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है माल्ट विच इज एक्स्ट्रा नोडल लिम्फोमा रिस्पॉन्सिबल जे एंड रिस्पायरेटरी म्यूकोजा। एक होती है आपकी थोरेसिक डक्ट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ है। काइलस या लिम्फ ड्रेनेज के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है इन्वॉल्व लेफ्ट बॉडी एंड द लोअर बॉडी थोरेसिक डक्ट। अच्छा, मेजरली ये इसका थोरेसिक डक्ट का क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर आपके अपर स्टर्नम की जो साइट है अगर उसके ऊपर स्टैब वगैरह मतलब चाकू घुसा है तो आपकी कौन सी डक्ट जो है वो इन्वॉल्व होगी उसके अंदर ये देखने को मिल रहा है। खैर, फिजियोलॉजी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट है। हिमाटोपोइसिस के रेगुलेशन में बोन मैरो से प्रोडक्शन हो रही होती है एरिथ्रोपोइटिन की टीपीओ की जीसीएफ की। एरिथ्रोपोइटिन क्या होता है आपका क्रोनिक किडनी डिजीज के अंदर एनीमिया होता है प्रोड्यूस बाय किडनी पैराटिबल। ईपीओ एरिथ्रोपोइटिन
आपके किडनी के अंदर, क्रोनिक किडनी के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या रखता है, कौन सा चीज़ रखती है, एरिथ्रोपोएटिन। जैसे एक्यूट किडनी इंजरीज के अंदर करेक्ट वैल्यू रख रहा होता है, ऐसे ही क्रोनिक किडनी इंजरी के अंदर आपका एरिथ्रोपोएटिन वैल्यू रख रहा होता है। ठीक है, कि कितना हो रहा है। एरिथ्रोपोएटिन की स्टिमुलस कब होती है, हमारी बॉडी के अंदर जब हाइपोक्सिया होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, आरबीसीज की प्रोडक्शन ज़्यादा। थ्रोम्बोपोएटिन क्या होता है, प्लेटलेट की प्रोडक्शन ज़्यादा। जीएसएफ क्या होता है, न्यूट्रोपिनिया के जो से ट्रीटमेंट होता है, स्टिमुलेट करता है न्यूट्रोफिल्स को। आरबीसीज का लाइफ स्पैन क्या होता है, 120 डेज। प्लेटलेट्स का कितना होता है, 7 to 10 डेज। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का क्या होता है, आवर्स 2 डेज। ठीक है, आरबीसीज, प्लेटलेट्स और न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, रेटिक काउंट कितना होता है, रेटिक काउंट एनीमिया के वर्कअप में लीड्स टू द मैरो रिस्पॉन्स। हाई रेटिक काउंट का क्या मतलब होता है, इंक्रीज प्रोडक्शन। लो रेटिक काउंट का क्या मतलब होता है, प्रोडक्शन के अंदर मसला आ रहा है, यानी कि बोन मैरो के अंदर कोई फेलियर आई है, डेफिशिएंसी वगैरह हो रही है। हाई में यानी कि हेमोलाइसिस या ब्लड लॉस हो रहा है, तो हमारी बॉडी ईपीओ के थ्रू जो है वो बार बार जो है वो आरबीसीज बना रही है। हीमोग्लोबिन किस तरह स्ट्रक्चर होता है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन। अच्छा जी, हीम की सिंथेसिस क्या होती है, सिटोप्लास्टिक या लेड पॉइजनिंग में फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल। आयरन की एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही होती है, ड्यूडेनम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आयरन की ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रही होती है, ट्रांसफेरिन में। ठीक है, आयरन की एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम के अंदर, नॉट जिजनम। वैसे अगर एब्जॉर्प्शन माल एब्जॉर्प्शन की पेशेंट है तो इलियम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए, लेकिन अगर वो आयरन की एब्जॉर्प्शन का हो रही है तो आपने बताना ड्यूडेनम के अंदर। आयरन के स्टोरेज के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फेरेटिन। अगर फेरेटिन ज़्यादा है, जैसे एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के अंदर सीरम फेरेटिन ज़्यादा होता है, टीआईबीसी आपका कम होता है, स्टोरेज ज़्यादा होती है लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा होता, रेजिस्टेंट कर रहा होता है, तो इसलिए सीरम फेरेटिन, स्टोरेज सीरम फेरेटिन, ट्रांसपोर्ट ट्रांसफेरिन और आपकी एब्जॉर्प्शन ड्यूडेनम। ठीक है, हेप्सिडिन क्या होता है, आपके डिक्रीज होता है एब्जॉर्प्शन या डिक्रीज आयरन की एब्जॉर्प्शन या रिलीज के अंदर जो है कम। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में सबसे ज़्यादा चीज़ क्या होती है, हेप्सिडिन। हेप्सिडिन ज़्यादा होगा तो वो आयरन को एब्जॉर्ब भी नहीं करने देगा, जिसकी वजह से सीरम फेरेटिन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो सीरम फेरेटिन ज़्यादा होता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम होती है और सीरम आयरन भी आपका कम हो जाता है, लेकिन फेरेटिन स्टोर्ड फॉर्म आपके पास ज़्यादा होती है। B12 क्या होता है, इंटेंसिक फैक्टर और टर्मिनल इलियम, जो मैं भी बात कर रहा था कि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ होती है आपकी टर्मिनल इलियम के अंदर। और इंटेंसिक फैक्टर का क्या मतलब है, क्योंकि इंटेंसिक फैक्टर कहाँ पे होता है आपका, स्टोमिक के अंदर होता है। स्टोमिक के अंदर होता है, वो बाहर निकलता है, B12 के साथ अटैच होता है, फिर उसको जो है वो नीचे जाके अब्जॉर्ब करता है। फोलेट के अंदर क्या होता है, कहाँ पे होता है, जिजनम के अंदर। ये इलियम और ये जिजनम और ये आपका ड्यूडेनम, आयरन का ड्यूडेनम के अंदर। ठीक है, डीएनए के सिंथेसिस में क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। नॉन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में डीएनए के सिंथेसिस का कोई रोल नहीं होता। डीएनए की सिंथेसिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, B12 या फोलेट डेफिशिएंसी, क्योंकि ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना डीएनए के लिए, क्योंकि जब माँ के बच्चे अभी बच्चा होता है माँ के पेट में, तो हम उसे फोलिक जो एसिड है, फोलेट जो टैबलेट्स हैं वो देते हैं ना, ताकि बच्चे के अंदर जो डीएनए की सिंथेसिस है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। हेमोलाइसिस के अंदर क्या आती है, जॉन्डिस या एनीमिया, हाई LDH इंटरैक्ट। एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस का क्या मतलब होता है, स्फीरोसाइटोसिस या स्प्लीनोमेगाली, मतलब वेस्कुलर के बाहर स्प्लीनिक। इंट्रावेस्कुलर यानी कि वेसल के डिस्ट्रक्शन है, हीमोग्लोबिनूरिया या शिस्टोसाइटोसिस। ये शिस्टोसाइटोसिस को आपने जो है वो लाजमी जो है वो अपने माइंड के अंदर रखता है, माइंड में रखना, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रावेस्कुलर। कोगुलेशन के अंदर PTT और PTD यानी कि इंट्रेंसिक एक्सट्रेंसिक और कॉमन पाथवे तीनों इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। PTINR क्या होता है, वारफरिन या विटामिन के, क्यों PT बाहर, एक्सट्रेंसिक कौन कर रहा है, वारफरिन। PTT हेपारिन अंदर, यानी कि अगर आपने 3 बॉडीगार्ड बाहर अंदर खड़ा हुए हैं, 2 आपके बाहर हैं, तो बाहर वाला क्या है, PT, और अंदर वाला क्या है, PTT। तो बाहर की रखवाली कौन कर रहा है आपका, वारफरिन PT, और अंदर वाले 3 जो से उसको कौन कर रहा है, हेपारिन। ठीक हो गया, तो ये आपका एक्सट्रेंसिक पाथ है और ये आपका इंट्रेंसिक पाथ है। ब्लीडिंग टाइम के अंदर क्या देखेंगे, प्लेटलेट्स विच इज प्राइमरी हेमोस्टेसिस, यानी कि प्लेटलेट की ब्लड की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही। प्राइमरी हेमोस्टेसिस के अंदर प्लेटलेट्स और वॉन विल्सन फैक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर जो है GP1 जो है वो आपका एक्ट कर रहा होता है, फिर उसको जो है अट्रैक्ट करता है, फिर GP3 या 3B जो है वो आपका एक्ट करता है, उसके बाद प्लेटलेट्स की जो है वो एग्रीगेशन वगैरह करवा रहे होते हैं। ठीक है, और कॉक्स और ADX जो है वो आपका जो है वहाँ से रिलीज हो रहा होता है। सेकेंडरी हेमोस्टेसिस के अंदर क्या होता है, डीप ब्लीडिंग हेमार्थ्रोसिस विच इज द कोगुलेशन फैक्टर्स। प्लेटलेट के एडिशन के अंदर वो भी मैंने बताया, VWF और GP2B। बर्नार्ड सोलियर के अंदर क्या होता है, GP1B। प्लेटलेट एग्रीगेशन के अंदर क्या होता है, GP2B और 3A विच इज ग्लांसमैन। फाइब्रोनोलाइसिस के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा जो है वो ब्रेक करता है फाइब्रिन को, और इसके अंदर आपने क्या करवाना है, डी डायमर्स। थ्रम्बस की फॉर्मेशन में हमेशा हम क्या करवाते हैं, डी डायमर्स। ABO के अंदर जो है वो नेचुरली आपके अकरिंग होता है IgM। RH जो होता है उसके अंदर आपने कौन सी एंटीबॉडीज़ देनी होती है, एंटी-D बॉडीज़, क्यों माँ के पेट से जो एंटी-D हैं वो आपके बच्चे की प्लेसेंटा के अंदर क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, फिर आपकी आ जाती है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अब MCQs प्रेजेंटेशन कहती है, फटीग, माइक्रोसाइटिक और लो फेरेटिन विद हाई TIBC। हाई TIBC विद कोलिनोकिया जहाँ पे भी आए, इसका मतलब है आपका आयरन डेफिशिएंसी। एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में क्या, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन एनीमिया विद हाई फेरेटिन,
लो आईपीसी और हेप्सिडिन अभी पीछे पढ़ के आए हैं। सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होता है, रिंग सिट्रोब्लास्ट, ऐसे अंदर की तरफ जो है वो बढ़ते चलता है, रिंग सिट्रोब्लास्ट जो है आपको देखने को मिल रहा है, विच इज B6 डेफिशिएंसी, अल्कोहल और लेड, विटामिन B6 डेफिशिएंसी लीड टू द सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया। लेड पॉइजनिंग के अंदर क्या होता है, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स एज रिलेटेड टू द बीटा 12, और इसके अंदर क्या होता है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग। अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है, मैक्रोसाइटोसिस, बार्ड डिजीज, और विच इज क्रोमोसोम 16 की डायलेशन। बीटा थैलेसीमिया ट्रेट क्या होता है, जिसके अंदर आपके माइल्ड माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और टारगेट सेल आपको देखने को मिल रहा होता है, नॉट हैनीज बॉडी, वो आपकी J6PD के अंदर होते हैं। तो हाई HbA2, एडल्ट 2 का मतलब है ट्रेट होना, और अगर सिक्कल है तो S होगा, और फीटल है तो आपका F होगा, अगर A है तो आपका अडल्ट होगा, और अगर A2 है तो आपका ट्रेट होगा, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया मेजर क्या है, चाइल्ड सिवियर एनीमिया, फ्रंटल ब्रूजिंग विद हाई हीमोग्लोबिन, फीटल और मैरो। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन फीटल के अंदर क्या होगा, अल्फा गैमा होगा या अल्फा बीटा होगा, अल्फा गैमा, ठीक है। सिकल सेल डिजीज़ क्या आती है, पेन क्राइसिस, लाजमी याद रखना, कभी भी पेन क्राइसिस में कहीं और नहीं जाना। सिकल सेल डिजीज़ का हमेशा पेन क्राइसिस के अंदर आता है। मैं हमेशा मिसाल देता हूँ, द पिट कहते हैं सीजन है, उसके अंदर जो है ये बड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया होता है सिकल सेल एनीमिया डिजीज़ का पेशेंट। हेमोलाइसिस इन्फेक्शन, ऑटोस्प्लेनेक्टोमी जो है वो देखने को मिलता है। सिकल सेल क्राइसिस में क्या होता है, सीवियर बोन पेन होता है, डिहाइड्रेशन और हाइपोक्सिया जो है ट्रिगर होता है। अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, न्यू क्वेश्चन ये आपके आते हैं। सिकल सेल, चेस्ट पेन, इन्फिल्ट्रेट, हैविंग फीवर एंड हाइपोक्सिया। ए प्लास्टिक क्राइसिस जो है वो आपका प्रोवायरस बीटा 19 के साथ होता है रिस्पॉन्सिबल, और लो रेटिक काउंट जो है, लो रेटिक काउंट इंडेक्स जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है ए प्लास्टिक क्राइसिस के अंदर, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, अभी ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि मैक्रोसाइटोसिस विद हाइपर सिगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, और इसके अंदर क्या आती है, B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी। विटामिन B12 के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, हाई मेलानिक एसिड और हाई होमोसिस्टीन। मिथाइल मेलानिक एसिड ज़्यादा होगा और होमोसिस्टीन भी आपका ज़्यादा होगा, और इसके अंदर न्यूरोपैथी होगी। फोलेट के अंदर किसी किस्म की भी न्यूरोपैथी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर हाई होमोसिस्टीन होता है, लेकिन मिथाइल मेलानिक एसिड आपका क्या होता है, नॉर्मल होता है। पर्नीशियस एनीमिया क्यों होता है, विटामिन B12 और एंट्रेंसिक फैक्टर की जो है वो आपकी कमी की वजह से। J6PD के अंदर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बाइट सेल और हैनीज बॉडीज, ठीक है। एपिसोडिक हेमोलाइसिस, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस के अंदर आपको स्फेरोसाइटोसिस विद हाई MC SC जो है वो देखने को मिल रहा है, यानी कि एनीमिया, जोंडिस और स्प्लीनोमेगाली। स्फेरोसाइटोसिस लास्ट भी मेंशन करेगा। ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, AHA, ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया, एनीमिया जोंडिस पॉजिटिव कॉम्स टेस्ट। कॉम्स टेस्ट करते क्यों है, अगर आपका डायरेक्ट कॉम टेस्ट है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ आपके ब्लड के अंदर हैं, RBCs के ऊपर अटैच हैं, उसको हम करते हैं डायरेक्ट कॉम टेस्ट। इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट क्या करते हैं, अगर एंटीबॉडीज़ आपके आपके ब्लड के अंदर हो तो इसके अंदर वार्म IgG और कोल्ड IgM आ जाता है ऑटोइम्यून के अंदर, ठीक है। एक वार्म जो हेमोलाइटिक एनीमिया और कोल्ड। वार्म ऑटोइम्यून हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर क्या देखने को मिल रहा होता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर हेमोलाइसिस और IgG। कोल्ड के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, IgM। IgG ज़्यादा तो वार्म, IgM कोल्ड तो आपका कोल्ड हेमोलाइटिक एनीमिया के अंदर। हेमोलाइटिक डिजीज न्यूबॉर्न के अंदर क्या होता है, RH इंटिक्युलरिटी और पॉजिटिव कॉम, यानी कि एंटीबॉडीज आपके RBCs के ऊपर जाके अटैच है। पोलिसेथीमिया वेरा क्या होता है, नॉर्मली आपका इचिंग होती है आफ्टर हॉट बाथ, क्यों, HB ज़्यादा होगा। जब आपका HB ज़्यादा होगा आपकी बॉडी के अंदर, वो आपकी जो ब्लड है उसकी विस्कोसिटी को ज़्यादा कर देगी, थिक कर देगी। उसकी बेस के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, जब भी आप नहा के निकलते हैं आपको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, क्योंकि आपका ब्लड बहुत ज़्यादा क्या हो चुका है, थिक हो चुका था। हॉट शावर के बाद आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है JAK2 एंड लो एरिथ्रोपोएटिन। अब आप कहेंगे एरिथ्रोपोएटिन तो कम है, क्यों कम है, क्योंकि आपका HB जो है वो ज़्यादा है। अगर HB कम होगा तो एरिथ्रोपोएटिन ज़्यादा होगा, लेकिन ऑलरेडी अगर आपका किडनी ने सेंस किया है कि आपकी ब्लड के अंदर हाइपोक्सिया नहीं है और HB भी ज़्यादा, तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज ही नहीं होगा। सेकेंडरी पोलिसेथीमिया क्या होता है, हाइपोक्सिया, स्मोकिंग, रीनल ट्यूमर विद हाई एरिथ्रोपोएटिन। अब यहाँ पे हाइपोक्सिया की कंडीशन होती है विच इज सेकेंडरी पोलिसेथीमिया। एसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया के अंदर क्या होता है, हाई प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसिस, ब्लीडिंग, JAK2 या कलर या MPL की जो म्यूटेशन देखने को मिल होती है। माइलोफिब्रोसिस वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राई टैप, ड्राई बोन मैरो, माइलोफिब्रोसिस, ठीक है। टेयर ड्रॉप सेल इसके अंदर जो आपको देखने को मिल रहा होता है, टूटे हुए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया क्या होता है, पेटशाई, ठीक है, स्किन, म्यूकोजल ब्लीडिंग और इसके अंदर लो प्लेटलेट्स। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पुरपुरा, थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और हेमोलाइटिक यूरिमिक सिंड्रोम और डिसएमिनेटेड, तीनों इंपॉर्टेंट है। ITP में क्या, आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, नॉर्मल PTPT। थ्रोम्बोटिक में क्या है, माहा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, न्यूरोलॉजिकल या रीनल सिम्टम्स, एडम TS3 की डेफिशिएंसी या शिस्टोसाइटोसिस। ये अभी मैंने ऊपर पढ़ा के आया हूँ कि शिस्टोसाइटोसिस को जो सा रिस्पॉन्सिबल आपने याद रखना है। हेमोलाइटिक के अंदर ब्लडी डायरिया होगा, इसके अंदर आपको रीनल सिम्टम्स मिलेंगे, यहाँ आपको अक्यूट किडनी इंजरी मिलेगा, ठीक है। विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया विद ई कोलाई जो है इसके अंदर कॉमन होता है, लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट ब्लडी डायरिया होता है और अक्यूट किडनी इंजरी रिस्पॉन्सिबल होता है। डिसएमिनेटेड के अंदर क्या होता है, ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसिस, सेप्सिस की हिस्ट्री देगा। डिसएमिनेटेड है तो सेप्सिस की हिस्ट्री होगा, इसके अंदर हाई PTPT होता है और हाई D-डाइमर्स होता है और लो फाइब्रिनोजेन का लेवल होता है, ठीक है।
हीमोफीलिया ए और बी, हीमोफीलिया ए किसका फैक्टर होता है 8, बी किसका होता है 9। तो ए जो सा होता है वो आपका मेल चाइल्ड विद हेमार्थोसिस, बी मेल चाइल्ड विद डीप ब्लीडिंग। वॉन विल्ब्रेंट डिजीज जो है वो आपका किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, म्यूकोजल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, VWF जो है इफेक्ट होता है और हाई ब्लीडिंग टाइम। विटामिन के डेफिशिएंसी क्या होता है, ब्लीडिंग, प्रोलॉन्ग पीटी फर्स्ट, प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम, यानी कि एक्सटेंसिव पाथवे जो है वो आपका विटामिन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। जो आपके 8, 2, 8, 9 जो है वो फैक्टर्स होते हैं, 2, 7 वाले जो फैक्टर होते हैं वो आपके विटामिन के साथ होते हैं और साथ प्रोटीन और एस। ठीक है, वारफरिन की टॉक्सिसिटी के लिए हम क्या देते हैं, विटामिन के। ठीक है, हेपरिन के लिए हम क्या देते हैं, प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे वो लिखा हुआ है PF4 एंटीबॉडीज़, ये भी आ सकते हैं। DVT के अंदर हम क्या करेंगे, डॉपलर अल्ट्रासाउंड। पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस तरह होता है, सडन डिस्पनी और सडन प्लोराटिक चेस्ट पेन, और उसके अंदर हम क्या कहेंगे, CTPA। अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ALL, AML, APL, CML, CLL। ALL अक्यूट लिम्फोब्लास्ट, अगर ब्लास्ट का लफ्ज़ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वे सेल्स जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो चाइल्ड फीवर, लिम्फोब्लास्ट और TDT पॉजिटिव। AML अक्यूट माइलॉइड, अभी पिछली दफ़ा भी आया था कि अडल्ट विद ऑरॉड्स और माइलोब्लास्ट या MPO पॉजिटिव होना। बेशक अडल्ट एज जितनी भी हो, अगर 3 महीने की हिस्ट्री है तो वो आपकी एक्यूट माइलॉइड के अंदर होता है। APL के अंदर हमेशा आपका AML और DIC डिसेमिनेटेड वो आपका कॉमन होता है। ट्रांसलोकेशन ये लाजमी आपने याद रखना है, 15 और 17 आपने लाजमी याद रखना है। तो PML पारा या एट्रा जो है इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है। CML के अंदर क्या होता है, मैसिव स्प्लीनोमेगाली विद हाई IBC और BSR या फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स। ठीक है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम जो है वो आपका इसमें हम देखते हैं CML के अंदर। क्रोनिक में क्रोनिक लिम्फॉइड ल्यूकीमिया के अंदर एल्डरली लिम्फोसाइटोसिस विद स्मज सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। हॉजकिन लिम्फोमा क्या होता है, पेनलेस और बीटा सिम्टम्स क्या होता है, फीवर, नाइट स्वेट्स वगैरह, और इसके अंदर रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नॉन हॉजकिन के अंदर आपके एक्स्ट्रानोडल होते हैं, लिम्फोडेनोपैथी, और डिपेंड्स करता है सब टाइप के बुर्किड लिम्फोमा है, फॉलिकुलर लिम्फोमा है, मेंटल सेल लिम्फोमा है, या मार्जिनल लिम्फोमा है। बुर्किड लिम्फोमा में क्या होता है आपका, स्टारिस का अपीयरेंस होता है। फॉलिकुलर में क्या होता है, ट्राइसोमर 14 और 18 होता है। इसके अंदर क्या होता है, 8 और 14 होता है। ठीक है, बुर्किड के अंदर वैक्सिंग और वेनिंग नोड्स, पेनलेस आना और जाना, वैक्सिंग और वेनिंग, और ट्राइसोमर 14, 18 फॉलिकुलर के अंदर। लार्ज बीटा सेल लिम्फोमा के अंदर क्या होता है, रैपिडली लार्जिंग मास विद अग्रेसिव नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। मल्टीपल मेलोमा के अंदर क्या होता है, बोन मैरो और एनीमिया, रीनल फेलियर, हाइपरकैल्सीमिया और एम स्पाइक। IgM नहीं, सिर्फ एम स्पाइक आपको जो है वो देखने को मिलेगा। क्रैप से क्या मतलब होता है आपका, हाइपरकैप्निया, रीनल का मसला होना, अनीमिया होना और एम स्पाइक होना। ठीक है, वॉलस्टर्न मैक्रोग्लोबिनेमिया में हाइपर विस्कोसिटी होता है और IgM स्पाइक। इसके अंदर क्या था, एम स्पाइक। इसके अंदर क्या है, IgM स्पाइक विद हाइपर विस्कोसिटी। इट इज़ अ लिम्फोसाइटिक लिम्फोमा। ए प्लास्टिक एनीमिया का क्या मतलब होता है कि आपकी स्प्लीन है, मतलब आपके वो सेल्स बने नहीं, तो पैनसाइटोपिनिया, सारे सेल्स कम, हाइपोसेलुलर मैरो विद नो स्प्लीनोमेगाली। माइलोडो डिस्प्लास्टिक सिंड्रोम में क्या होता है, एल्डरली विद साइटोपिनिया, डिस्प्लेजिया, रिस्क ऑफ अक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया। यही क्वेश्चन जो है वो आपको चेंज करके भी जो है वो दे सकता है AML की हिस्ट्री के साथ। अच्छा जी, उसके बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट, RH, इसके अंदर नेगेटिव मदर है और पॉजिटिव फीटस है, तो आपने एंटी-D जो है वो आपने देना होता है। ठीक है, अच्छा, फिर नीचे आ जाती है फार्माकोलॉजी। उसका एक दफ़ा आप इंपॉर्टेंट जो है वो आप देख लीजिएगा कि किसके अंदर जो है वो हम कौन सी मेडिसिन जो है वो देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट है आपकी डेस्मोप्रेसिन, विच इज़ माइल्ड वॉन विल्ब्रेंट डिजीज़ या हेमोफीलिया ए के अंदर रिलीज़ आपका फैक्टर 8 या वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर को रिलीज़ करवा रहा होता है। फैक्टर ए जो है वो हेमोफीलिया, फैक्टर 9 हेमोफीलिया बी, विटामिन के, वारफरिन टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए के लिए रिस्टोर 2, 3, 2, 7, 9 और 10 को जो है वो रिलीज़ कर रहा होता है। हाँ, प्रोटामिन सल्फेट, हेपरिन रिवर्सल, PCC सवेयर वारफरिन ब्लीडिंग, रैपिड रिवर्सल के लिए आप PCC देते हैं। ठीक है ना, और हेपरिन के लिए एंटीकोगुलेशन, एक्टिवेट थ्रोम्बिन, लो मॉलिक्यूलर हेपरिन, DVT और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, एनॉक्सोप्रिन हम यूज़ करते हैं। वारफरिन के लिए विटामिन के एंटागोनिस्ट होता है, एंटीडॉट होता है, और रैपिड रिवर्सल के लिए PCC हम जो है वो यूज़ करते हैं। ये आपकी जो है इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। एपिक्साबान, रिवेरोक्साबान जो है वो आपका ड्रग क्या कहते हैं अपना फैक्टर 10 एक जो इनहिबिटर्स होते हैं। हाँ, डबिकाट्रान जो है तो आपका एंटीडॉट होता है एड्यूसिमाब का, ये आपने याद रखना है, डायथ्रोम्बिन इनहिबिटर्स का। एस्पारिन, कॉक्स इनहिबिटर्स, और ये TX2 के अंदर होता है। अच्छा जी, फिर इसका हाँ, ट्रांसैमिक एसिड जो है वो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है, हमारे अमूमन एमरजेंसी के अंदर ये देते हैं। IVIG जो है वो FC रिसेप्टर ब्लॉकेट होता है। ITP और सीवियर एक्यूट के अंदर जो है वो हम देते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पुरपुरा के अंदर। अच्छा जी,
फिर आपका कौन सा मैथोट्रेक्सेट, वेरी इंपॉर्टेंट, ALL लिम्फॉइड फोलेट एंटागोनिस्ट जो होता है, फोलेट की एंटागोनिस्ट, कैट्राबीन, AML थेरेपी विच इज पैरामिडीन एनालॉग, पैरामिडीन नहीं दे रहे तो आप उसकी जगह पे क्या दे सकते हैं, कैट्राबीन। अच्छा जी, फिर आ जाएँ जी डॉक्सीरिथोमाइसिन, एज़थ्रोसाइक्लिन, एरिथ्रोसाइक्लिन, कार्डियोटॉक्सिसिटी, हाँ ब्लियोमाइसिन विच इज़ पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है आपका हाइड्रोक्सीयूरिया इन PVT विच इज़ हाई रिस्क ऑफ माइलो प्रोलिफरेटिव डिजीज़, ठीक है। GCSF विच इज़ फिलिक्रास्टिज्म, हाँ जेलरोनिक एसिड, बिसफॉस्फोनेट माइलोमा बोन बॉडीज विच इज़ जोलिड्रोनिक एसिड। ये एक दफ़ा जो है आप देख लीजिएगा। नीचे जो है वो आपके इमेजिंग जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर हम क्या देते हैं, हाइपोक्रोमिक सेल, थैलेसीमिया में टारगेट सेल, बीटा थैलेसीमिया में हेयर ऑन एंड स्कल के देखते हैं, सिकल सेल में सिकल सेल या होलोजोली बॉडीज़ देखते हैं, सिकल सेल बोन डिजीज़ में HA वर्टिब्रा, मेगालोब्लास्टिक में हाइपरसेगमेंटेड न्यूट्रोफिल, JCPD में हैनिस बॉडीज़ और बाइट सेल्स, हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस में स्फेरोसाइटोसिस, वार्म में स्फेरोसाइटोसिस और कॉम्स पॉजिटिव, कोल्ड में RBC, ठीक है, मैक्रोएंजियोपैथिक हेमोलाइसिस में शिस्टोसाइटोसिस, ठीक है। अच्छा, लेड पॉइजनिंग में बेसोफिलिक स्टिपलिंग, प्लास्टिक के अंदर हाइपोसेलुलर फैटी मैरो, माइलोफाइब्रोसिस में टीयर ड्रॉप सेल, मल्टीपल बेलोमा में पंच आउट लीजन्स, मल्टीपल बेलोमा में एम स्पाइक, वेल्डरस्टोन, IgM स्पाइक, AML में और रॉड्स, APL में फैलॉड्स वाला जो सा है वो मल्टीपल और रॉड्स या फैगॉट सेल्स, DIC इसके अंदर जो है वो कमन होता है, ट्रांसलोकेशन 15-17, ALL अक्यूट लिम्फोब्लास्ट TDD पॉजिटिव बच्चों के अंदर होता है, CLL समझ, CML फैलॉड्स क्रोमोसोम्स, हॉजकिंस के अंदर रीडस्टर्नबर्ग आउल आई, बुर्किट के अंदर स्टारिस का अपीयरेंस, फॉलिकुलर के अंदर फॉलिकुलर पैटर्न और ट्राइस्ट्रोम 14-18, DIC के अंदर डी डाइमर्स और लो फेब्रिन जो दिखते हैं और PT और PTT प्रोलॉन्ग्ड होते हैं इसके अंदर। अच्छा, वॉन विलब्रेंट डिजीज, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, APTT म्यूकोजल ब्लीडिंग, TTP के अंदर आइसोलेटेड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, HIT के अंदर प्लेटलेट्स फॉल, ठीक है, ये चीज़ होते हैं। और ये आपके जो है वो आपके मोस्ट कॉमन जो है वो आपके क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं ऑलरेडी, और ये मैं ऊपर आपको जो है वो ऑलरेडी सारा कुछ जो है वो मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। और ये 1 लाइनर जो है वो पॉइंट्स हैं वो आपने जो है वो लाजमी याद रखने, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अगला सिस्टम करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसका भी सेम वैसे हमने करना है। खैर एम्ब्रियो जो है वो आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी एंडो की है वो बहुत थोड़ी है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सिर्फ आपका जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपका थायरोग्लाइकोसिस 6, आपकी जो थायराइड डेवलपमेंट है, कैरिनोफरेंजियोमा, ये आपका ना पैथोलॉजी के अंदर भी आ जाता है या फिजियोलॉजी के अंदर, ठीक है। ये आपका जो आप C सेल्स वगैरह होते हैं आप वहाँ पे पढ़ लेते हैं। खैर आपका पिट्यूटरी डेवलपमेंट आपकी कहाँ से हो रही होती है, आपकी रेथकेस पाउच या न्यूरो एक्टोडर्म से हो रही होती है पिट्यूटरी की। एंटीरियर पिट्यूटरी कहाँ से हो रहा होता है, ओरल एक्टोडर्म या रेथकेस पाउच से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी आपका न्यूरो एक्टोडर्म से हो रहा होती है, डेंसिफ्लॉन से हो रहा होता है। न्यूरो एक्टोडर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो आके ऑक्सीटोसिन और ADH सिर्फ आके स्टोर होते हैं, आपके बनते नहीं हैं। तो ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है और ये आपका सिर्फ स्टोरेज ऑप्शन होता है। रेथकेस जो होता है वो आपका सेलर सिस्ट होता है हेडेक और विजुअल सिम्टम्स के लिए, रेमिनेंट ऑफ विच इज द रेमिनेंट ऑफ द रेथकेस पाउच। क्रेनोफ्रिंजियोमा क्या होता है कि चाइल्ड विद सुप्रासेलर मास विद बाइटेम्पोरल हेमिनोपिया एंड रेथकेस पाउच रेमिनेंट एंड calcification शोज। थायराइड डेवलपमेंट क्या होता है, मिडल नेक मास होता है कि आपकी जब भी आप पेशेंट आपके पास आता है तो आपको क्या नज़र आ रहा होता है, ऑन स्वेलिंग जो है वो मिड लाइन नेक पे आपको थायरोग्लोसल डक्ट नज़र आ रहा होता है। फोरामेन सीकम क्या होता है, ज़ुबान के दरमियान का एंटीरियर और पोस्टीरियर के दरमियान का जो हिस्सा होता है जहाँ से आपकी डक्ट अटैच रहती है उसको कहते हैं फोरामेन सीकम। सिस्ट का मतलब क्या होता है, मूव कर रहा होता है, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। एक्टोपिक थायराइड क्या होता है, लिंगुअल थायराइड। अब ये होता कहाँ पे, बेस ऑफ टंग, जब आप मुंह खुलवाते हैं तो आपको सामने नजर आ रहा होता है। एट द एंड आपको ये कट करना पड़ता है और पेशेंट पूरी ज़िंदगी के लिए कहाँ पे आ जाता है, लिवोथोरैक्सिन के ऊपर। फेलियर टू डिसेंड। पैराफोलिकुलर C सेल्स कौन से होते हैं आपके, न्यूरोक्रेस सेल्स या कैल्सिटोनिन विच मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। पैराथायराइड थर्ड और फोर्थ फेरेंजियल पाउचेस से बनता है। इंफीरियर पैराथायराइड थर्ड फेरेंजियल पाउच, सुपीरियर पैराथायराइड फोर्थ फेरेंजियल पाउच, थाइमस थर्ड पाउच। डिजॉर्ज सिंड्रोम 20q11 थाइमिक और पैराथायराइड एप्लेजिया के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है डिजॉर्ज सिंड्रोम, न्यूनेट विद हाइपोकैल्सीमिया एंड इन्फेक्शन। एडिनल कॉर्टेक्स मेसोडर्म से, एडिनोमेडुला न्यूरोक्रास सेल से। एडिनोमेडुला न्यूरोक्रास जो आपके कैटाकोलामाइंस होते हैं, ये फियोक्रोमोसाइटोमा। पैंक्रेटिक सेल्स एंडोडर्म से, पैंक्रेटिक बर्ड्स डॉर्सल और वेंट्रिकल पैंक्रेटिक बर्ड से। गोनेडल रिच इंटरमीडिएट मेसोडर्म से विच इज द सेक्स डेवलपमेंट ऑर्गन्स। SRY जीन जो होता है वो आपका टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है आपके मेल के अंदर SRY जीन होता है। स्टोलरी सेल जो होता है वो आपकी मुलेरियन रिग्रेशन होती है विच इज एंटी मुलेरियन हार्मोन। लाइटिंग सेल जो होता है आपके टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल के अंदर होता है। 5 अल्फा रिडक्टेज एम्बिगस जेनेटिलिया DHT फॉर्मेशन को जो है वो शो कर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंजेनिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया विच शोज 21 डॉक्सिलेज डेफिशिएंसी लीड्स एंड विरलाइज्ड फीमेल न्यूबॉर्न जिसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका मेल की तरह होता है। अच्छा,
एनाटॉमी के अंदर क्या है कि हाइपोथैलेमस विच इज़ हार्मोन रेगुलेशन, सेल रिलीज इनिबिटरी हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड, सेलर मास यानी कि सेला टर्सिका, ऑप्टिक बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया, कवर्नस साइनस, करीने नर्व 3, V1 V2 और 6, ठीक है। कवर्नस साइनस विच इज़ अ पिट्यूटरी इन्वेजन। एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के अंदर आपके रिलीजिंग आ रहे होते हैं, पोस्टीरियर के अंदर आपके स्टोर्ड होते हैं। थायराइड ग्लैंड के अंदर आपके एंटीरियर नेक या बिलो द लैरिंग्स होता है। रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थायराइड कम्प्लिकेशन होती है। सुपीरियर के अंदर आपका थायराइड सर्जिकल की कम्प्लिकेशन होती हैं, और रिकरेंट लेरिंजियल नर्व थायराइड डक्टोमी के अंदर होती है कि पूरे का डक्ट है। अगर सुपीरियर अगर आपका कट किया तो आपकी सुपीरियर लेरिंजियल नर्व जो है वो डैमेज होती है। लॉस ऑफ हाई पिच वॉइस और इसके अंदर हॉर्सनेस होती है। इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। लॉस ऑफ पिच हाई पिच वॉइस ये नहीं कि आपने जो सा वो रिंग लेरिंजियल लगा देनी है, वो आपकी सुपीरियर है। रिकरेंट के अंदर आपको हॉर्सिनेस होती है। थायराइड की उसके लिए सुपीरियर इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज हैं। पैराथायराइड के लिए आपके पोस्टीरियर पैराथायराइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपोग्लाइसीमिया आफ्टर सर्जरी। पैराथायराइड रिस्पॉन्सिबल होता है आपका कैल्शियम की हेमोस्टेसिस के लिए। एड्रेनल कॉर्टेक्स कहाँ पे होता है? सुपीरियर टू द किडनी। ऐसे अगर आपके यहाँ पे किडनी है तो आपके यहाँ पे पड़े होते हैं, ठीक है। एड्रेनल कॉर्टेक्स आपका जो GFR ग्लोमेरुलर वेसिकुलर रेटिकुलर यानी कि कॉर्टिसोल एल्डोस्टेरोन या एंड्रोजन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर द स्टीरॉइड्स। GFR तो एल्डोस्टेरोन कॉर्टिसोल एंड्रोजन्स। बाकी हाँ, ये पीनल ग्लैंड इंपॉर्टेंट है विच इज़ द मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलाटोनिन एंड आल्सो टू सी द कार्डियक रिदम्स। फिर आपका आ जाता है फिजियोलॉजी कि आपके जो TRH हैं वो आपके थायराइड प्रोलैक्टिन की रेगुलेशन में होते हैं। अच्छा, TRH प्रोलैक्टिन की रेगुलेशन के अंदर कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है? क्योंकि जब भी आपकी हाइपोथायराइडिज्म की हिस्ट्री होगी तो आपके TRH रिलीज़ होगा, तो TRH के साथ हमेशा आपका प्रोलैक्टिन भी रिलीज़ होता है। तो जब प्रोलैक्टिन साथ रिलीज़ होगा तो क्या इशू होगा? प्रोलैक्टिनीमिया, यानी कि हाई प्रोलैक्टिन आपकी ज़्यादा होगा। और TSH स्टिमुलेटिंग हार्मोन T3 T4 और स्टिमुलेट T4 और T3 की T4 की कन्वर्जन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है? 5-deadenase एंजाइम। CRH स्टिमुलेट ACTH POMC डेरिवेटिव्स पायोमिलिनो जो कॉर्टिको होती है यानी कि कॉर्टिसोल की रेगुलेशन के अंदर। और इसके अंदर आपको जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन की हिस्ट्री देखने को मिल रही है। GnRH पल्सटाइल रिलीज यानी कि जब ज़रूरत हुई तब उसके लिहाज से निकल रही है, नॉट इन अ कॉन्टिन्यूस मैनर, पल्सटाइल मैनर में निकलते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से। सोमेटोस्टेटिन विच इज़ अ GH एनालॉग, ठीक है, फ्रॉम द डेल्टा सेल। डोपामीन D2 रिसेप्टर्स प्रोलैक्टिन की इनिबिशन, प्रोलैक्टिन लैक्टेशन क्वेश्चन इनिबिशन इनिबिटेड बाय द एंजाइम, मतलब क्या इसके अंदर आपके GnRH जो होते हैं वो आपके इनिबिट हो जाते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो सा होता है वो आपका IGF रिलीज करवा रहा होता है फ्रॉम द लीवर। ADH वाटर बैलेंस क्वेश्चन B2 रिसेप्टर एक्वापोरिन चैनल पे जो सा एक्ट कर रहा होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रिन की प्रोडक्शन और मिल्क की इजैकुलेशन करवा रहा होता है। तो ऐसे ये सारे हार्मोन्स हैं इंपॉर्टेंट। एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, फाइट एंड फ्लाइट और एडिनो मेडुला के अंदर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। इंक्रेटन GLP-1 GIP इंक्रीज इनोलिन, लेप्टिन ग्रेलिन, ये आपके लेप्टिन जो होता है वो आपके ओबेसिटी के अंदर होता है। स्टैटी हार्मोन्स होते हैं फ्रॉम द एडिपोसाइड्स। ग्रेलिन जो होता है वो हंगर, मतलब कि आपकी जो है वो आपको भूख लगवाता है। लेप्टिन अगर आपकी बॉडी के अंदर नहीं है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खाते रहेंगे। लेप्टिन रोकता है, ग्रेलिन जो होता है वो आपका भूख लगवाता है आपको। पैराथायराइड हार्मोन रिलीजिंग जो है वो आपका मेलिग्नेंसी हाइपरग्लाइसीमिया के जो होता है एक्ट लाइक पैराथायराइड हार्मोन। CMP एंडोक्राइन सिग्नलिंग के अंदर ACTH TSH पैराथायराइड हार्मोन आते हैं। IP3 के अंदर आपके TRH GnRH और ऑक्सीटोसिन आते हैं विच इज़ अ स्कैंडर मैसेंजर। पैथोलॉजी के अंदर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो पैथोलॉजी है कि जो पिट्यूटरी एडिनोमा है उसके अंदर आपको बायोटेम्पोरल हेमिनोपिया जो है वो देखने को मिल रहा है। हेडिक और विजुअल फील्ड इफेक्ट। प्रोलैक्टिनोमा के अंदर एमेनोरिया गलेक्टोरिया देखने को मिल रहा है। एग्रोमेगाली के अंदर आपको लार्ज हैंड और ये एडल्ट के अंदर। जैकेंटिज्म बच्चों के अंदर होता है, क्यों? इसके अंदर आपकी फेसल क्लोजर नहीं होती, पहले जो है वो GH उसके ऊपर एक्ट कर देता है और वो जो है उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। हाइपोपिट्यूटरिज्म के अंदर मल्टीपल हो जाते हैं जिसके अंदर फटीग, एमेनोरिया, एड्रिनल इनसफिशिएंसी देखने को मिल रहा होता है। शियान सिंड्रोम, पोस्टपार्टम हेमरेज वेरी इंपॉर्टेंट। डायबिटीज इंटरफेस, पोलीयूरिया, हाइपरनेट्रीमिया, ADH प्रॉब्लम। सेंट्रल के अंदर आपका जो सा रिस्पॉन्ड कर रहा होता है लेकिन रिलीज़ नहीं हो रहा होता है। नेफ्रोजेनिक के अंदर रिलीज़ हो रहा होता है लेकिन रेजिस्टेंट शो कर रहा होता है। SIADH के अंदर जो है आपका अनअप्रोप्रिएट हो रहा होता है तो उसके अंदर हाइपोनेट्रीमिया की हिस्ट्री देखने को मिल रही होती है अगर आपका 100 या 114 अगर सोडियम दिया होगा तो। ग्रेव डिजीज विच इज़ हाइपरथायराइड ऑप्थेल्मोपैथी, TSH रिसेप्टर एंटीबॉडीज, टॉक्सिक एडिनोमा विच इज हाइपोथायराइडिज्म, हॉट न्यूडल्स एंड ऑटोनोमस थायराइड न्यूडल्स चोज। टॉक्सिक मल्टीन्यूडल गोइटर, टॉक्सिक मल्टीन्यूडल गोइटर जो है वो एल्डरली हाइपरथायराइड होता है विच इज मल्टीपल हॉट न्यूडल्स। हाशिमोटो के अंदर क्या होता है? एंटी-TP और एंटी-TG। हाशिमोटो के अंदर एंटी-TG और TRH रिसेप्टर्स आपके ग्रेव डिजीज़ के अंदर, ठीक है।
और टॉक्सिक मल्टीलेयर न्यूड्यूल के अंदर हाइपरथायराइड विद हॉट न्यूड्यूल्स, नॉट कोल्ड, हॉट न्यूड्यूल्स, ठीक है। और एडिनोमा के अंदर हाइपरथायराइडिज्म और हॉट। सब एक्यूट के अंदर यह सब एक्यूट या डिक्यूरेन थायराइडाइटिस पेनफुल, ये वाहिद होता है जो आपका पेनफुल होता है, सारे पेनलेस होते हैं। राइडल हार्ड वुडी थायराइड फाइब्रोसिस, कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है वो क्रिटिनिज्म देखने को मिल रहा होता है। मैक्सेडिमा कोमा, मैक्सेडिमा कोमा आपका सीवियर हाइपोथायराइडिज्म के अंदर देखने को मिल रहा होता है विद हाइपोथर्मिया या एंटल मेंटल स्टेटस। थायराइड स्टोम जो सा तो आपका सीवियर थायराइडोटॉक्सिकोसिस या सीवियर फीवर या टैकेरिथमिया के अंदर जो है देखने को मिल रहा है। पेपलरी के अंदर आपके ऑर्फन आइसोमोम बॉडीज, फॉलिकुलर के अंदर हेमाटोजेनेसिस स्प्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं काफ़ी बार ये भूल जाता हूँ, ठीक है। वेस्कुलर इन्फ्यूजन होती है। मेडुलरी के अंदर आपका सी सेल्स और मैन 2, हमेशा मैं मैन 2 जो 1A के जो अंदर जो सा वो मैं वो कर देता हूँ, इसके अंदर मैन 2A जो सा वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉट मैन 2B। एनाप्लास्टिक एल्डरली विद रैपिडली इनलार्जिंग मास, वेरी अग्रेसिव होता है एनाप्लास्टिक। और किसके साथ आपका वो रिलेट कर रहा होता है एनाप्लास्टिक? रेडल थायराइडाइटिस के साथ, ठीक है। प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है तो स्टोन बोन्स ग्रोन्स पिट्यूटरी एडिनोमा। सेकेंडरी है तो सीकेडी हाई थर्मिन। टर्शरी है तो एटोनोमस पीटीएच फ्रॉम सीकेडी वेरी हाई पीटीएच, ठीक है। सूडो हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है? हाई पीटीएच, लो कैल्शियम एंड ऑर्गन रेजिस्टेंट आपको शो देखने को मिल रही होती है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? सेंट्रल ओबेसिटी और एक्सेसिव कॉर्टिसोल। कुशिंग डिजीज के अंदर एसीटीआई डिपेंडेंट कॉर्टिसोल। एड्रिनल एडिनोमा के अंदर फंक्शनल होता है एंड नॉन फंक्शनल एज वेल। प्राइमरी एडिनल इंसफिशिएंसी में क्या होता है? फटीग, हाइपरपिगमेंटेशन, जिसको हम एडिसन डिजीज भी कहते हैं। सेकेंडरी के अंदर कोई पिगमेंटेशन नहीं होती लेकिन एसीटीएच आपका लो होता है। कौन सिंड्रोम क्या होता है? हाइपर प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, ज़्यादा एल्डोस्टेरोन का रिलीज होना विच लीड्स टू हाइपरटेंशन हाइपोकलीमिया। फ्यूक्रोसोमेटोमा क्या होता है? एपिसोडिक हेडेक, स्वेटिंग, पाल्पिटेशन। और इसके अंदर क्या होता है? कैटेकोलामाइंस का ट्यूमर होता है, जो सेल्स होते हैं क्रोमाफिन सेल्स। एड्रिनल क्राइसिस क्या होता है? शॉक और एड्रिनल इंसफिशिएंसी में लीड टू द गिव इमरजेंसी स्टेरॉइड, ठीक है। और इसके अंदर 21 के अंदर आपके जो है ये होते हैं एम्बिगुअस जेनिटलिया। 11 के अंदर हाइपरटेंशन विरलाइजेशन। और 17 के अंदर हाइपरटेंशन हाइपोगोनाडिज्म विच लो सेक्स स्टेरॉइड। टाइप 1 डीके, टाइप 2 रेजिस्टेंट हो जाती है। डायबिटिक एसिडोसिस केटोन्स और एसिडोसिस विद कॉस्मल ब्रीथिंग। हाइपर के अंदर सीवियर हाइपरग्लाइसीमिया, नो केटोन्स विद कोमा होगा, पेशेंट को कोमा में होगा। टाइप 2 डायबिटीज। नेफ्रोपैथी के अंदर क्या होता है? प्रोटीन डायबिटिक, कमिल्स्टन विल्सन नड्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। रेटिनोपैथी के अंदर विजुअल डिस्टर्बेंस होता है, मैक्रो एनोरिज्म विद न्यू वेस्कुलराइजेशन, न्यू वेसल्स का बनना, लेकिन वो वेसल्स क्या होती हैं? फ्रेजाइल होती हैं, बहुत ज़्यादा फट जाती हैं। हाइपोग्लाइसीमिया, स्वेटिंग ट्रेमर्स और इंसुलिन सल्फोनाइलूरियाज हम देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के अंदर क्या देते हैं? इंसुलिन या सल्फोनाइलूरिया। इंसुलिनोमा क्या होता है? फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया, विपल्स ट्रायड क्या होता है? विपल्स ट्रायड के अंदर फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया। देखो ग्लूकोगोनोमा के अंदर क्या होता है? डायबिटीज रैश विद नेक्रोलाइटिक मैग्रेटरी एडिथमा। सोमेटोस्टिनोमा के अंदर डायबिटीज गास्ट्रोस्टीरोरिया विद इनहिबिटेड, यानी सोमेटोस्टिन क्या कर रहा होता है? सारों को इनहिबिट कर रहा होता है। वाइपोमा, वाटरी डायरिया, WDHA सिंड्रोम। गैस्ट्रोनोमा, जी सेल्स बार बार रिपीटेडली जी सेल्स का इंक्रीज हो रहा है, वो क्या लीड कर रहा होता है? जिलिंगर एल्सन और मैन 1 पैराथोराइड 3Ps पैराथोराइड पिट्यूटरी पैंक्रियाटिक। मैन 2A मेडुलरी थायराइड, अभी ऊपर पढ़ा के फियोक्रोमोसाइटोमा, पैराथोराइड रेड जीन म्यूटेशन। मैन 2B मेडुलरी थायराइड, फ्यूक्रोसाइटोमा, म्यूकोजल मेम्ब्रेन और मार्फेनाइड हैबिटस, ठीक है। कार्सिनाइड सिंड्रोम के अंदर जो है वो सेरोटोनिन जो है वो होता है, ठीक है। बाकी आपकी लेवोथोरेसिस जो है वो ऑल आउट हाइपोथायराइडिज्म के अंदर होता है। मेथिमोजोल जो है वो ग्रेट डिजीज के अंदर। प्रोपाइलथोरेसिल जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देते हैं, बाद के अंदर जो हम सेकंड के अंदर, थर्ड के अंदर मेथिमोजोल भी दे सकते हैं। रेडियोटिव आयोडीन के अंदर जो है वो आपका हाइपोथायराइडिज्म थायराइड एब्लेशन। आयोडाइड जो है वो थायराइड स्टोम या प्री-ऑप के अंदर वुल्फ चाइकोफैट ऐड करता है, ठीक है। बीटा ब्लॉकेट थायराइडोटॉक्सिकोसिस या T3 T4 के कन्वर्जन के लिए जो सब हम यूज़ कर रहे होते हैं, डिक्रीज अगर करनी है तो, ठीक है। बाकी एक दफ़ा आप जो है वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? मेटफॉर्मिन विच इज़ अ टाइप 2 फर्स्ट लाइन ड्रग। इंसुलिन टाइप 1, ठीक है। सल्फोनाइलूरियाज, अच्छा मेटफॉर्मिन क्या करता है? डिक्रीज हिपैटोग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, मोटा होने नहीं देता। सल्फोनाइलूरियाज जो है तो वो आपका पोटाशियम चैनल्स को जो है तो वो आपके पोटाशियम एटीपेट चैनल को जो है क्लोज कर रहा होता है और इंसुलिन को बढ़ा रहा होता है सल्फोनाइलूरियाज। मिग्लिनटाइज जो है तो पोस्ट प्रेंडियल हाइपरग्लाइसीमिया करवा रहा होता है। GLP-1 एगोनिस्ट कौन से होते हैं? विच इज़ टाइप 2 डायबिटीज और वेट लॉस, एक्जिनाटाइड एंड सेमाग्लूटाइड। सबसे इंपॉर्टेंट है आपके DDP-4 और SGLT2, ये सबसे ज़्यादा आते हैं। DDP-4 टाइप 2 डायबिटीज मिलिटस के अंदर होता है, यानी कि सीटाग्लिप्टिन। SGLT2 CKD हार्ट फेलियर बेनिफिट के लिए आप जो यूज़ करते हैं, क्या कर रहा होता है? ग्लाइकोज यूरिया या जेनेटिक इन्फेक्शन के अंदर रिस्पॉन्सिबल होता है GLT2, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने जो है वो आपने देखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। पैक्विजोमेट विच इज एक्रोमेगाली एंड GH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नॉट एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। अच्छा जी, बिसफॉस्फोनेट ऑस्टियोपोरोसिस हाइपरक्लाइसीमिया भी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्टियोक्लास्ट एपोप्टोसिस।
फिनेस्ट्राइड वेरी इंपॉर्टेंट, BPH एंड एड्रोनोजेनिक एपोप्लेजिया जो सब एमसीक्यूज में आपको देखने जाएगा, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर 5 अल्फा रिड्यूस इनिबिटर। लेट्रोजोल जो सब वो एरोमेटेज इनिबिटर जो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बाकी जो है वो आपका रेडियोलॉजिकल साइंस इसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये है कि आपकी जो ये एमसीक्यूज़ की हिस्ट्री है वो आपने जो सब देख लेनी है कि किस तरीके से जो सब आपके लास्ट ईयर के एमसीक्यू जो सब आए हुए हैं। हाइपोथायराइड आई साइंस डिफ्यूज अपटेक ग्रेव डिजीज, हाइपोथायराइड सिंगल हार्ट न्यूड्यूस टॉक्सिक एडिनोमा, हाइपोथायराइड पेनफुल अभी आएगा तो सब एक्यूट यानी कि डीकोरिन, हाइपोथायराइड एंटी टीपीओ हाशिमोटो, एंटी टीपीओ एंटी टीजी, ऑर्फन एनी पैराथायराइड, थायराइड कैंसर काल्सिटोनिन मेडुलरी, पोस्टमार्टम हेमरेज फेलियर टू लैक्टेट शान सिंड्रोम। ठीक है, अच्छा गैलेक्टोरिया मेनोरिया सेलर मास प्रोलैक्टिनोमा, इन लार्ज हैंड जा एक्रोमेगैली, पोलीयूरिया हाइपरनेट्रीमिया, रिस्पॉन्ड टू डेस्मोप्रेसिन सेंट्रल डायबिटीज इंस्टिब्यूटर। नेफ्रोजेनिक के अंदर आपको कुछ भी नहीं होता, अपने लिथियम हाइपरकैल्सीमिया वगैरह देखना होता है, हाइपोनेट्रीमिया वगैरह ऐसा ही है DH। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पर हमें ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, हाँ ये सारी चीज़ें पढ़ के, बाकी ये वन लाइनर जो है वो आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेना है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट सिस्टम विच इज़ रिस्पायरेटरी। ये कम की होगी आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, और इसके अंदर भी वही हम पढ़ेंगे जिस तरीके से है, लेकिन आपको पता है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की जो फिजियोलॉजी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और साथ पैथोलॉजी, लेकिन फिजियोलॉजी इसकी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहले वो कहता है कि आपकी जो रिस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम है वो आपका एम्ब्रियोलॉजिकल रीजन है आपका लंग्स का, ट्रीजिया का, फ्रॉम वेंट्रिकल फोरगेट एंडोडर्म। आपके जो लंग्स के बर्ड्स हैं वो आपके कहाँ, फ्रॉम द ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड द लंग्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजेनिटल रिस्पायरेटरी एनोमली। अच्छा जी, laryngotracheal groove, early airway development by embryological ventral foregut, tracheoesophageal septum, newborn choking with feed, यानी कि खाने के टाइम जो है वो आपको क्या होना, चोकिंग विद फीड, मतलब आप जब कुछ खा रहे हैं उसके टाइम पे आपको क्या होना, बच्चे का सेपरेट ट्रैकिया एंड एसोफेगस। फिस्टुला के अंदर क्या होता था, कफिंग, चोकिंग, साइनोसिस विद फीडिंग, यानी कि अच्छा क्राइंग के ऊपर ये बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि आपकी हवा वो अंदर आ जाती है, ठीक है ना, लेकिन वैसे जो है उसको सेम चॉकिंग फील होती है। पॉलीहाइड्रोमिनासिया लंग्स की जो है वो आपकी सही तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो रही होती। एसोफेजियल एट्रेजिया जब आप एंजियो ट्यूब जो है वो पास वगैरह कर रहे होते हैं तब नहीं होता। वेक्ट्रल एसोसिएशन, न्यूबॉर्न एनोमलीज विद ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला, वेंट्रल एनल कार्डिक ट्रैकियोएसोफेजियल रीनल एंड लिम्ब एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा ये इसकी लाइक एम्ब्रियोलॉजी है, एक दफ़ा ये देख लेना। हाँ, एनाटॉमी इसकी इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो नेज़ल कैविटी होती है उसके अंदर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर वार्मिंग, जब आपकी नाक से आवाज़ आ रही होती है तो टर्बिनेटिव म्यूकोजा उसके अंदर होते हैं जो आपकी एयर को वार्म रखती हैं ताकि आपका जो अंदर का pH है या आपकी जो अंदर का टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहे। फेरेंक्स डिवीजन, स्वेलिंग, एयर वे एनाटॉमी, नेजो, ओरो एंड लैरिंजियोफेरेंक्स। लैरिंक्स वॉइस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कैरिकोथोराइड, लॉस ऑफ हाई पिच्ड वॉइस विच इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल ब्रॉन सुपीरियर लैरिंजियल नर्व, पोस्टीरियर कैरिको आर्टिनॉइड विच इज अबडक्ट वोकल कॉर्ड्स एंड किसको कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। हॉर्सिनस के अंदर रिकरेंट लैरिंजियल नर्व और आपकी हाई पिच्ड वॉइस होती है उसके अंदर आपकी जो है वो आपकी सुपीरियर जोन से होती है लैरिंजियल आर्टरी वो रिस्पॉन्सिबल होती है। रिकरेंट आपकी हॉर्सिनस के अंदर रिस्पॉन्सिबल होती है राइट मेन ब्रोंकस। अगर एस्पिरेशन की हिस्ट्री होती है तो राइट मेन ब्रोंकस होता है क्योंकि ये आपका क्या होता है, मोर वर्टिकल होता है, वाइडर होता है और शॉर्ट, यानी कि अगर यहाँ से आपका ट्रैक आ रहा है तो ये आपका बिल्कुल ऐसे पड़ा होगा, तो ट्रैक जो है वो इसी के अंदर जाएगा एज कम्पेयर टू द लेफ्ट। कैरिना विच इज़ कफ रिफ्लेक्स एंड हाईली सेंसिटिव। लंग लोब जो होते हैं वो लोबर न्यूमरल लोकलाइजेशन, राइट 3 लोब्स और लेफ्ट के 2 होते हैं। राइट मिडल लोब क्या होता है वो आपका सिलहॉटे साइंस जो होता है राइट मिडल लोब। फिर उसके अलावा लिंगुला आपका जो मिडल बॉर्डर हम इसको कहते हैं लेकिन लेफ्ट अपर लोब सेगमेंट के ऊपर। एपेक्स ऑफ द लंग पैन कॉस्ट ट्यूमर मोस्ट कॉमनली होता है आपको जो है वो एपेक्स ऑफ द लंग के ऊपर मिल रहा होता है। पिलोरा इंक्लूड द पिलोरेटिक चेस्ट पेन जिसके अंदर आपकी जो फ्लूइड कैविटी जो होती है वो होती है। विजरल पिलोरा क्या होता है, आपके जो बाहर की साइड होती है लंग्स की सरफेसिस में। पेरिटल क्या होता है, अंदर की साइड पे पिलोरेटिक पेन, जैसे आपकी पेरिटल पेरिटोनियम होती है, ठीक है, आपकी प्लूरल कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है, आपकी कार्डिक होती है, तो उसी तरीके से जो है वो आपका प्लोरेटिक पेन होता है, यानी कि आपकी जो लंग्स है उसके सराउंडिंग के अंदर जहाँ पे आपका फ्लूइड पड़ा है जो उसकी मोबिलिटी को जो है वो आपकी इंक्रीज़ कर रहा होता है। सो इंट्राकोस्टल एंड फेरेनिक नर्व रिस्पॉन्सिबल होती हैं।
फिर आपके आ जाते हैं डायफ्राम मोटर सप्लाई इंक्लूड फ्रेनिक नर्व एंड C3 C5। शोल्डर पेन किसके थ्रू होता है? फ्रेनिक नर्व। याद रखें, कोई कोलिसिस्टाइटिस का पेन है वो फ्रेनिक नर्व स्प्लीन का है, आपका शोल्डर की तरफ रेडिएट कर रहा है पैटो के अंदर, तो वो आपका फ्रेनिक नर्व। इंटरकोस्टल मसल्स के अंदर क्या है, आपके जब अस्थमा का पेशेंट आपके पास आता है, तो वो जब COPD का पेशेंट आपके पास आता है, तो वो जब बार बार सांस ले रहा होता है, तो आपके जो ब्रीदिंग मसल्स हैं आपके उनको जो एक्सेसरी मसल्स हैं तो उनको वो कर रहा होता है, यूज़ कर रहा होता है। एक्सटर्नल इंस्पायरेशन, इंटरनल फूड एक्सपायरेशन। एक्सेसरी मसल जो है आपके रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर होते हैं, विच इज़ स्क्लेनी और क्लीडोमास्टॉइड मसल, स्टेनोक्लीडॉइड। पुलमोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन ब्लड, इसको देख लें। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका अल्वोलाई, जो गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, टाइप 1 और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। अब टाइप 1 न्यूमोसाइट 97% आपके टाइप 1 न्यूमोसाइट्स होते हैं जो गैसेस एक्सचेंज करवा रहे होते हैं, अगर थिन हो तो, थिक हो तो नहीं होती, ठीक है। और टाइप 2 के अंदर सर्फेक्टेंट होते हैं जो 3 to 5% होते हैं जो आपके सर्फेक्टेंट की वो करवाते हैं। उसके बाद अच्छा, जैसे जैसे आपकी ट्राइकिया, ब्रोंकी, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस और ये एल्वोलाई आती है, तो आपकी जो एपिथेलियम है वो भी आपकी नैरो होती जाती है, और आखिर के अंदर जाके जो सब आपके डस्ट सेल्स वगैरह या आपके एल्वोलर मैक्रोफेजेस जो सब वो बच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका फैगोसाइटोसिस, एल्वोलर मैक्रोफेजेस के अंदर आपके डस्ट सेल्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस का काम कर रहे होते हैं। ब्लड ब्रेन एयर बैरियर विच इज टाइप 1 सेल्स, बेसमेंट ब्रेन, कैपिलरी एंडोथेलियम, मीडियास्टिनम, चेस्ट मास, एंटीरियर मिड लाइन, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट्स। थोरैसिक डक्ट ऊपर भी पढ़ा के, विच इज काइलोथोरैक्स, लेफ्ट साइडेड लिम्फ ड्रेनेज। थोरैसिक डक्ट के अंदर लेफ्ट साइड, ये ऑलरेडी क्वेश्चन भी आया हुआ कि ड्रेनेज इज लेफ्ट साइडेड लिम्फ। एजाइगस वेन, राइट थोरैसिक वेनस ड्रेनेज इंक्लूड पोस्टीरियर मीडियास्टिनम। अगर आपकी जो है वो एंटीरियर थोरैसिक है तो आपकी जो है वो लेफ्ट साइडेड, और मीडियास्टिनम का है तो एजाइगस वेन। पैनकॉस ट्यूमर जो है तो आपको शोल्डर पेन हॉर्न सिंड्रोम के साथ रिप्लाई कर रहा होता है, जो आपको शोल्डर पे वो करता है, और ब्रैकियल प्लेक्स और सिंपैथेटिक चेन सिंपैथेटिक एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिवेट होती है। कोस्टोफ्रेनल एंगल जो है तो आपको प्लेनर फ्लूएन के अंदर होता है, ब्लंटिंग ऑफ द एक्सरे। हाइलम ऑफ द लंग इंक्लूड ब्रोंकस, पल्मोनरी वेसल्स एंड द नोड्स, आल्सो इन्वॉल्व द मास इन द लिम्फ नोड। अच्छा, फिजियोलॉजी क्या होती है? अब लंग्स के वॉल्यूम्स क्या हैं, जो आपके PFTs के जो है वो आपके कैलकुलेट कर रहे होते हैं। टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व है, एक्सपायरेटरी रिजर्व है, और रेजिडुअल वॉल्यूम है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आपकी वो कैपेसिटी जो आप स्पायरोमीट्री के ऊपर जो है वो देख सकते हैं। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व, एक्सपायरेटरी रिजर्व या टाइडल वॉल्यूम आप स्पायरोमीट्री के अंदर देख सकते हैं, ठीक है। अब देखें, टोटल लंग कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि आपका रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। आपकी बॉडी के ऑल ओवर कितनी कैपेसिटी एक्सपायरेट होने के बाद, ठीक है। रेजिडुअल वॉल्यूम को कितना होता है? एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी कि ऐसा वॉल्यूम जो स्पायरोमीट्री के ऊपर डिटेक्ट ना हो, सिंपल इज दैट। स्पायरोमीट्री के ऊपर ये डिटेक्ट हो सकते हैं, कभी भी रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होता। क्यों? आपकी फॉर एग्जांपल लंग्स यहाँ तक है, आपने सांस ली नॉर्मल, यहाँ तक आपकी हवा बाहर गई, फिर फोर्स्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व ली यहाँ तक, ये बाकी की जो आपकी बचती है ना हवा, ये इसे कहते हैं हम रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी स्पायरोमीट्री के ऊपर डिटेक्ट नहीं हो सकता, ना ही आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। होगा तो एटलेक्टेसिस या फिर आपकी कोलैप्स हो जाएंगे लंग्स। डेड स्पेस कौन सी होती है? ऐसी डेड स्पेस जहाँ पे आपका जो है वो क्या कहते हैं अपना एयरवेज जो है वो जाके एयर जो है वो आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100% जो है वो आपने हवा अंदर लिया, एक मिसाल दे रहा हूँ। आपको क्या लगता है जब गैसेस एक्सचेंज होगा तो 100 की 100 क्या कहते हैं वो, यानी कि बाहर एक्सपायरेट होगी, इंस्पायरेट 100 की तो बाहर आपकी 70 आएगी या 60 आएगी, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ होती है आपकी जो डेड स्पेस में जाके जो है वो हवा रह जाती है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिंग एयरवेज। एल्वेलर वेंटिलेशन के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की क्लियरेंस होती है, ठीक है। FPV1VC किसके लिए होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव और रिस्ट्रक्टिव। अगर लेस देन 0.70 है तो इसका मतलब मैं 70 याद रखता हूँ, लेस देन 70 है तो ऑब्स्ट्रक्टिव, मोर देन 70 है तो रिस्ट्रिक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव क्या होता है? अस्थमा, COPD, PFTs डिक्रीज होता है। रिस्ट्रिक्टिव के अंदर आपका डिक्रीज TLC होता है, लेकिन हाई आपका FPV1 होता है, फाइब्रोज हो जाता है, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर आप ज़्यादा ज़ोर ले रहे होते हैं, ज़ोर से, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हुई होती है। रिस्ट्रिक्शन में आपकी फाइब्रोसिस होती है, तो पेशेंट जो है वो शैलो ब्रीदिंग, स्लो ब्रीदिंग जो है वो ले रहा होता है। डेल को क्या होता है? डिफ्यूज लंग कैपेसिटी जो होता है वो आपकी एम्फेसीमा के अंदर, फाइब्रोसिस के अंदर, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो है वो हमें देखने को मिल रहा होता है। एम्फेसीमा के अंदर क्यों होता है? क्योंकि आपकी जो हवा होती है वो आपकी बुलाई फॉर्मेशन के अंदर क्या हो जाती है? फंस जाती है, ठीक है। तो वो बुलाई फॉर्मेशन के अंदर आपकी एयर ट्रैप हो जाती है। अस्थमा के अंदर रिवर्सिबल होता है और हाइपर रिस्पॉन्सिव होता है। COPD के अंदर इरिवर्सिबल एयर फ्लो लिमिटेशन होती है, स्मोकिंग या एयर ट्रैप की हिस्ट्री होती है आपकी। एम्फेसीमा के अंदर लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल होता है और कंप्लायंस ज़्यादा होती है। अच्छा, ये एक पॉजिटिव फैक्टर भी है कि हमारी बॉडी के अंदर कंप्लायंस ज़्यादा है। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है? हवा का अंदर जाना, हवा का अंदर जाना। लेकिन अब कंप्लायंस तो हो गया है, लेकिन इसके बाद
परफ्यूजन क्या होगी, परफ्यूजन डिफ्यूजन जो है वो कैसे होगी, वो आपकी नहीं हो पाती इसके अंदर, इसलिए इसके अंदर जो है वो आपको बैरल शेप चेस्ट हमें देखने को मिल रही है, चेस्ट बड़ी हो जाती है क्योंकि आपके अल्वोलाई के अंदर हवा जो है वो फंस जाती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस याद रखें म्यूकस हाइपरसेक्रेशन और इरिवर्सिबल है, तो इसके अंदर प्रोडक्टिव का आपने जो है वो देखना होता है। सर्फेक्टेंट न्यूनेटल आरडीएस क्वेश्चन यानी कि डिक्रीज सर्फेक्टेंट अगर प्री टर्म है यानी कि लेस देन 35 से पहले अगर बच्चा पैदा हो गया तो उसके अंदर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो सकती है, इसलिए हम इनके अंदर जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह देते हैं ताकि जो सर्फेक्टेंट की वो है प्रोडक्शन है वो लाजमी रहे। लैप्लेस लॉ के अंदर स्मॉल अल्वोलाई कोलैप्स के प्रिवेंशन के लिए होता है, ठीक है। कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि फाइब्रोसिस एम्फीसीमा जो मैं भी आपको ऊपर पढ़ा के आया हूँ, एम्फीसीमा के अंदर ये चीज़ है, लेकिन लंग्स एक्सपैंड कर जाते हैं, हवा अंदर चली जाती है, लेकिन बात यह है कि उसकी आगे जाके जो सा वो एक्सचेंज जो सा वो नहीं होती। इलास्टिक रिकॉइल क्या होता है कि आपका जो सा वो एम्फीसीमा के अंदर जो सा वो रिड्यूस हो जाता है इलास्टिक रिकॉइल, क्यों, अब लंग्स ने वापस भी तो आना है ना अपनी शेप के अंदर, लेकिन वो नहीं आ पाते बिकॉज हवा जो सा वो आपके बुलाई के अंदर जो सा बुलाई है उसके अंदर फंस जाती है। परफ्यूजन और मिसमैच जो सा वो वी ओवर क्यू रेशो के अंदर आपका जो पल्मोनरी है और ओवर नमूनिया, इसके अंदर वेंटिलेशन परफ्यूजन जो सा मिसमैच होता है कि आपका अगर कहीं क्लॉट वगैरह बन गया या कुछ ऐसी चीज़ हुई है, नमूनिया वगैरह हो गया, तो उसके अंदर आपकी वेंटिलेशन परफ्यूजन अच्छे तरीके से नहीं होती, आपकी गैस एक्सचेंज अच्छे से नहीं होती। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर डेड स्पेस होते हैं और हाई वी ओवर क्यू होता है, नमूनिया के अंदर लो वी ओवर क्यू होता है, ठीक है, इसके अंदर शंट लाइक इफेक्ट होता है, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में डेड लाइक इफेक्ट होता है। अब इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपका राइट शिफ्ट कर्व और लेफ्ट शिफ्ट कर्व। राइट शिफ्ट कर्व कब होता है, यानी कि जब हमारी बॉडी को ज़रूरत हो, एक्सरसाइज में, फीवर में, एसिडोसिस में, तो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज H प्लस, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज 2-3 Bg। लेफ्ट शिफ्ट कब होता है, जब हमारी ज़रूरत इतनी जो है वो आपकी ना हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग, फीटल HB, इसके अंदर जो है वो आपका ऑक्सीजन होता है वो टाइट ऑक्सीजन को टाइटली होल्ड जो है वो करके रहता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होता है कि RBCs के ऊपर जो है वो जहाँ पे ऑक्सीजन जो लेके जानी है वहाँ पे आके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ आपके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आके अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो है वो आपको कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो आपको कमी देखने को मिल रही होती है इसकी ऑक्सीजन की। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, एसिड बेस, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के हाइपोवेंटिलेशन, अल्कलोसिस के हाइपरवेंटिलेशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आ जाता है आपका क्लब सेल्स। मैंने अभी आपको बताया कि नीचे से जब आप ब्रोंकियल एपिथेलियम की तरफ आ रहे होते हैं तो आपके क्लब सेल्स रह जाते हैं, और उसके बाद अल्वेओलर मैक्रोफेजेस होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। गोबलेट सेल जो होते हैं तो आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा यानी कि म्यूकस की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अच्छा जी, पैथोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। अस्थमा क्या होता है आपका, एपिसोडिक वीज का लफ्ज लाजमी आएगा विद कफ, डिस्पनिया, एंड इसके अंदर आपको एलर्जी की हिस्ट्री देखने को मिलेगी। एटॉपिक अस्थमा, चाइल्ड विद एक्जिमा एलर्जी, IgS, सिनोफिल्स, एस्पायरिन की वजह से जो है आप, क्योंकि आप जब भी पेशेंट आए ना ऐसा और आपने एस्पायरिन उसको देनी है तो आप सबसे पहले पल्मोनरी जो इंजेक्शन सोलोकार्टिव अगर आपने देना है तो आप पहले जाके पल्मोनोलॉजिस्ट से जो है वो आपको कंसल्ट करते हैं कि सर इन्हें TB का भी मसला है और साथ साथ हमने जो है ना वो इन्हें सोलोकार्टिव वगैरह भी देना है, तो आप इसकी जो है वो हमें रहनुमाई जो है वो फरमाएं, ठीक है। अस्थमा नेजल पॉलिप एस्पिरिन, तो उसमें ल्यूकोट्रीन जो है ज़्यादा होते हैं। स्टेटस अस्थमेटिक के सीवियर अस्थमा होता है और उसके अंदर साइलेंट चेस्ट होती है आपको। COPD के अंदर क्या, स्मोकर विद क्रोनिक डिस्निया इरिवर्सिबल होती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्रोडक्टिव का मोर देन 3, और इसके अंदर ईयर की हिस्ट्री आएगी ब्लू ब्लॉटर। एम्फीसीमा में पिंक पफर्स होते हैं और डेल को जो है वो डिक्रीज लंग कैपेसिटी जो है वो कम होती है। डिस्पनिया और बैरल चेस्ट। अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के अंदर यंग नॉन स्मोकर एम्फीसीमा होता है विद पैन एसिनार। क्या होता है, पैन एसिनार एंड इन द लोअर लिब्यूल्स। ब्रोंकाइटिस आपकी रिवर्सिबल होती है। क्रोनिक पोस्टमॉर्टम रिकरेंट इन्फेक्शन में परमानेंट एयर की डायलेशन हो जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर लंग्स इन्फेक्शन विद CFT और साल्टी टेस्ट। जब माँ आपके पास आती है तो वो क्या कहती है कि मेरे बच्चे को जो है वो स्किन क्या है आपकी साल्टी है। प्राइमरी सिलरी डिस्क एनेजिया, साइनोसाइटिस, ब्रोंकाइटिस और इनफर्टिलिटी विच इज कार्ड जेनर सिंड्रोम विच इज साइटस इन्वर्सिस। नमूनिया के अंदर फीवर, कफ और इन्फिल्ट्रेट आपको देखेंगे, और कंसल्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट। नमूनिया के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा ये भूल जाता हूँ नमूनिया के अंदर, लेकिन अब मुझे इसका आया कि लुबार कंसल्टेशन के अंदर आपको नमूनिया देखने को मिल रहा होता है। लुबार नमूनिया, सडन फीवर, प्रोडक्टिव कफ एंड स्ट्रेप्टोकोकस नुमाई ये पूछा जाता है। ब्रोंको नमूनिया के अंदर जो है वो पैची इन्फिल्ट्रेट होता है और स्ट्रेप्टोकोकस या इन्फ्लुएंजा जो वायरस होता है वो इन्वॉल्व होता है। एटिपिकल नमूनिया के अंदर ड्राई कफ होता है, इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट होता है, माइकोप्लाज्मा और क्लाइमीडिया इन्वॉल्व हो रहे होते हैं एटिपिकल नमूनिया के अंदर। वायरल नमूनिया के अंदर डिफ्यूज इंटरस्टिशियल पैटर्न होता है, इन्फ्लुएंजा और RSV इन्वॉल्व होते हैं। एस्पिरेशन नमूनिया के अंदर जो है वो आपका अल्टरनेट कॉन्शियस के अंदर जो होते हैं और एनारोब्स जो है तो वो इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। हॉस्पिटल अक्वायर्ड के अंदर आपका नमूनिया होता है आफ्टर हॉस्पिटलाइजेशन, और उसके अंदर सोडोमोनास रिस्पॉन्सिबल होता है। ये आपका जून के अंदर पेपर आया था एग्जाम। लंग एब्सेस के अंदर क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उसके अगर एब्सेस है तो फीवर हिस्ट्री होगी विद फ्लोफाउस स्पूटम, एयर कैविटी और एस्पायरेशन और एनारोब्स रिस्पॉन्सिबल होंगे एब्सेस के अंदर, और फीवर की हिस्ट्री भी इसके अंदर आएगी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के अंदर क्रोनिक कफ होगा, फीवर, नाइट स्वेट और अपर लोब, नॉट लोअर लोब। लोअर लोब के अंदर प्राइमरी TB
प्राइमरी टीबी के अंदर गॉन कॉम्प्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, गॉन कॉम्प्लेक्स कहाँ देखते हैं आपका प्राइमरी ट्यूबर क्रोसिस में, और आपका क्या होता है लोअर अपर लोब या फिर अपर लोअर लोब के अंदर। रीएक्टिवेशन टीबी होता है आपका एपिकल कैविटरी लीजन्स, नाइट स्वेट, वेट लॉस। अब और मिलरी टीबी के अंदर डिसेमिनेटेड टाइनी न्यूडल्स होते हैं और मिलर सीड पैटर्न होता है। अब देखें इन्होंने 3-4 किस्म दी हुई है। पल्मोनरी ट्यूबल क्रोसिस के अंदर आपका क्या होता है अपर लोब की कैविटेशन, सिंपल। प्राइमरी के अंदर गोन कॉम्प्लेक्स, रीएक्टिवेशन के अंदर एपिकल कैविटरी लीजन्स, और मिलरी के अंदर आपके मिलर सीड पैटर्न। न्यूमोसाइटिस, जेरोविकाई, निमोनिया, एड्स, हाइपोक्सीमिया और बाइलेटरल ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो है वो देखने को मिल रही होती है। एस्परजिलोमा पहले भी आया था, ये लास्ट टाइम आया था कि फंगस बाल इन द ओल्ड कैविटी विच में लीड्स टू द हेमोप्टाइसिस की जो है हिस्ट्री आपको देखने को मिल रही होती है। ठीक है, इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट विच इज़ प्लूरल एफ्यूजन इंक्लूडिंग द मेनिस्कस साइन, डिस्पनिया, डलनेस टू द परक्यूजन, स्टोनी डल अपीयरेंस, स्टोनी डल जो है वो आपको परक्यूजन आपको जो सुनने को मिले। एम्पाइमा, पास इन द प्लूरल स्पेस, कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया, न्यूमोथोरैक्स, सडन प्लोराटिक चेस्ट पेन, डिस्पनिया और विजरल प्लूरल लाइन। टेंशन न्यूमोथोरैक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, शॉक, ट्रैकियल डेविएशन, इमरजेंसी नीडल कंप्रेशन। ये लास्ट टाइम भी एमसीक्यूज आया था कि अब हमने क्या करना होता है, थेराकोटमी, ईटीटी, क्या कहते हैं एनर्जी नीडल कंप्रेशन या फिर वो सेंटेसिस वगैरह, तो आपने जो है एनर्जी नीडल कंप्रेशन जो है वो आपने करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी डेविएट हो चुकी है, तो और हाइपर रेजोनेंस आपको सुनाई देती है। हेमोथोरैक्स के अंदर जो है वो ट्रॉमा प्लूरल ब्लड होता है विद क्या देना होता है, चेस्ट ट्यूब डालनी होती है। काइलोथोरैक्स के अंदर मिल्की, ये बार बार भी पढ़ा चुका हूँ, मिल्की प्लूरल फ्लूइड होता है इन विच थोरैसिक डक्ट की जो है इंजरी होती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, सडन pulmonary infarct, wedge shaped pleuritic lesion, pulmonary hypertension, extensional dyspnea और loud P2। फिर आपका जो तो कोर पल्मोनरी के राइट लंग होने की वजह से उसका जो है वो आपकी राइट फेलियर की वजह से आपको जो है वो आपके लंग्स के अंदर जो है वो आने लग जाए फ्लूइड। ARDS, सीवियर हाइपोक्सीमिया, बाइलेटरल इन्फ्लेट और डिफ्यूज एल्वेलरी हेमरेज, न्यूनेटल के अंदर जो है वो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। NRDS जो है प्रीटर्म के अंदर होता है, हाइलिन मेम्ब्रेन जो है वो दिखाई देती है। मैक्यूलम एस्पिरेशन किसकी वजह से हो सकता है आपका, पोस्टर्म इन्फेंट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर, जिसके अंदर आपको जो है वो आप एस्पिरेट जो है वो नहीं कर पाते, सी द पैची इन्फ्iltrate। ठीक है, सार्कोइडोसिस वेरी इंपॉर्टेंट वर्सेस टीबी, इसके अंदर आपको नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिल रहा होता है एज़ कम्पेयर टू द टीबी के अंदर आपको कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने को मिल रहे होते हैं, याद रखें। यंग एडल्ट विद कफ स्किन और कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा। IPF, इसके अंदर एडल्टली प्रोग्रेस डिस्पनिया होता है, इसके अंदर हनी कॉम्ब अपीयरेंस देखने को मिल रही होती है। हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, बर्ड फार्म एक्सपोजर और टाइप 3 टाइप 4 रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर, टाइप 3 और 4। न्यूमोकोनिक ऑक्यूपेशन लंग डिजीज होती है और डस्ट एक्सपोजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आते हैं। कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस माइनर, अपर लोब न्यूडल्स इंक्लूड एंथ्राकोसिस। सिलिकोसिस के अंदर ये लाजमी भूल जाता हूँ, एस से सिलिकोसिस, एस से सैंड ब्लास्टिंग या माइनिंग, एक्स सेल काल्सिफिकेशन और टीबी का रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। एपेस्टोसिस के अंदर जो शेफर्ड वगैरह होते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं और इसके अंदर लोअर लोब इन्वॉल्व हो रहा होता है। बेरिलियोसिस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर वर्कर वगैरह होते हैं, इसके अंदर नॉन कैजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी आपने देखना है। सार्कोइडोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी देखें ना देखें आपको जो है वो स्टार वाली चीज़ आपने जो है वो लाजमी देखनी है, ये बर्ड फॉर्म वाला भी। गॉड पॉस्चर सिंड्रोम के अंदर हमेशा हेपेटाइटिस की जो है हिस्ट्री आती है और एंटी GBM। ठीक है, ग्रैनुलोमेटस पोलिनजाइटिस साइनसाइटिस लंग डिजीज़ और सियान का इसके अंदर जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, लंग एडिनोकार्सिनोमा के अंदर जो है वो नॉन स्मोकर होता है और फीमेल की हिस्ट्री होती है। एडिनोकार्सिनोमा यानी कि क्या कहते हैं आपके एडिनल जो ग्लैंड्स फॉर्मेशन होती है यानी कि, और इसके अंदर जो है वो नॉन स्मोकर होते हैं। स्केमस सेल्स के अंदर सेंट्रल मास या हाइपरकैल्सीमिया देखने को मिल रहा होता है। स्मॉल सेल के अंदर आपको सेंट्रल मास, एसिडिया क्वेश्चन और न्यूरोएंडोक्राइन या स्मोकिंग से रिलेट होता है स्मॉल सेल। लार्ज सेल बल्कि मास विद पुअरली डिफरेंशिएटेड कार्सिनाइड के अंदर जो है वो सेरोटोनिन और क्रोमोग्रेनिन जो है इन्वॉल्व होता है, बीच में बीइंग द सेंट्रल ब्रोंकियल ट्यूमर। पेनकॉस ट्यूमर वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेनिक नर्व की वजह से शोल्डर पेन, हॉर्नर सिंड्रोम एंड एपिकल लंग ट्यूमर। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम जून के अंदर जो है वो आया था, इंक्लूड फेशियल स्वेलिंग, जैकुलर वेनस डिस्टेंशन एंड मीडियास्टिनल या लंग कैंसर की वजह से जो है वो आपको देखने को मिल रहा था सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। अच्छा जी, इसके अंदर आपने साबा लामा जो है वो आपने देख लेने, ठीक है ना, एंटी इंटरल्यूकिन 5-4, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हाँ, ये इसकी टॉक्सिसिटी आपने जो है वो लाजमी देखनी है। ऐसा नज़र आपका टीबी का ट्रीटमेंट होता है, बीटा-6 डेफिशिएंसी के अंदर आपने देना होता है। रिफाम्पिसिन जो है वो होता है, सॉरी, हेपेटाइटिस और बीटा-6 डेफिशिएंसी। रिफाम्पिसिन जो है वो ऑर्गेनिक फ्लूइड, ऑरेंज फ्लूइड आपका यानी कि यूरिन के अंदर जो आपको नज़र आता है, यानी कि येलो जो है वो नज़र आ रहा होता है रिफाम्पिसिन की वजह से। पैराजेनामाइड जो है वो हाइपर यूरिसीमिया और हेपाटोटॉक्सिसिटी करवा रहा होता है। इथेम्ब्यूटोल जो है वो आपका ऑप्टिक, ई से इथेम्ब्यूटोल, ई से आई, ये मैंने जिस तरह की याद रखा। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेरी इंपॉर्टेंट टॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी की रिस्पॉन्सिबल होता है। टीएमपी एक्सफोलेट के लिए, इनहिबिशन के लिए जो है वो क्या कहते हैं हम देते हैं, ठीक है।
करवा रहा होता है। फिर इसके अलावा एन एसिटालिन एसिटोमिनोफिन के जो है वो एंटीडॉट है और एसिटोमिनोफिन उसका एंटीडॉट है। और इसके अलावा बाकी जो है वो मैंने आपको सल्डिनाफिल जो है वो आपका PDE5 इनहिबिटर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी हाइपरटेंशन। सल्डिनाफिल ये हम इसके अंदर भी यूज़ करते हैं। एपिनेफ्रिन आपका अल्फा बीटा जो है वो एगोनिस्ट है एनाफ्लेक्सिस विद ब्रोंकोस्पाज्म। एटलिप्टिस TPA आपकी जो है वो मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। देन देयर इज़ क्या कहते हैं अपना इमेजिंग साइन एंड आफ्टर दैट देयर इज़ लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं। एपिसोडिक वीज कफ एट नाइट और रिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन अस्थमा होता है। सवेयर अस्थमा साइलेंट चेस्ट स्टेटस एस्थमेटिकस होता है नॉट सवेयर। प्रोडक्टिव कफ फॉर 3 months टू क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। बैरल शेप्ड स्मोकर और पेनासिन और एम्फेसिमा। यंग नॉन स्मोकर लोअर लोब लिवर डिजीज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हम नॉन स्मोकर के साथ हम कहीं ना कहीं हम जो है वो अस्थमा के साथ कर देते हैं। क्रोनिक कफ कॉर्पस फॉल्समेटम और ब्रोंकाइटिस। साइनोसाइटिस ब्रोंकाइटिस इनफर्टिलिटी कार्डिनल सिंड्रोम। सॉल्टेड स्वेट सिस्टिक फाइब्रोसिस। फीवर प्रोडक्टिव कफ लोबार नमूनिया। ठीक है, ड्राई कफ इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट एटिपिकल नमूनिया। ठीक है, ड्राई कफ अल्टर्ड अनकॉन्शियस और डिपेंडेंट इन्फिल्ट्रेट एस्पिरेशन नमूनिया। फॉल्स मोटम कैविटी एयर फ्लूइड लेवल विद फीवर लंग एब्सेस। क्रोनिक कफ नाइट स्वेट अपर लोब रीएक्टिवेशन TB ऊपर की तरफ हैजीनेस होती है। जब भी हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है मेडिसिन के अंदर और उसके अंदर अचानक से हम 2-3 दिन के बाद अगर हम देखें और उसके अंदर रीएक्टिवेशन ऑफ TB हो और पहले भी मसला हो तो हमें ऊपर लंग्स के एपिक्स के ऊपर जो है वो आपको हैजीनेस जो है वो आपको दिखाई देती है। एड्स बायलेटरल ग्राउंड ग्लास हाइपोक्सियाइज PCP जो है वो आपका नमूनिया होता है, हम ऊपर भी अभी पढ़ के आए हैं। सडन प्रोलाइटिक चेस्ट पेन और एब्सेंट ब्रेथ साउंड न्यूमोथोरैक्स। हाइपोटेंशन ट्रैकियल डेविएशन एब्सेंट ब्रेथ साउंड टेंशन न्यूमोथोरैक्स। ठीक है ना। और इसके अलावा डिस्पनिया डलनेस मिनिस्कस साइन प्लूरल फ्यूजन सडन डिस्पनिया डलनेस और स्टोनी डल। पस इन प्लूरल स्प्यूस आफ्टर नमूनिया एम्पाइमा, ये इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट टाइम जून के अंदर आया था एम्पाइमा। पस इन प्लूरल स्पेस आफ्टर नमूनिया। सडन डिस्पनिया प्लूरेटिक पेन DVT पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सिवियर हाइपोक्सीमिया बायलेटरल इन्फ्लेटेड आफ्टर सेप्सिस ट्रॉमा ARDS। ग्राउंड ग्लास लंग्स न्यूनेटल RDS। मेकोनियम एस्पिरेशन के अंदर क्या पोस्ट टर्म इन्फेंट मुकोनियम स्टेन फ्लूइड एंड डिस्ट्रेस। बायलेटरल हाइलर लिम्फेडिनोपैथी एंड एरिथ्रोमाइटोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। सार्कोइडोसिस इसके अंदर क्या देखते हैं हम नॉन किजिएटिंग ग्रैनुलोमा। प्रोग्रेसिव डिस्पिया बेजल क्रैकल्स और हनीकॉम IDF हमेशा फाइब्रोसिस के अंदर हमें हनीकॉम अपीयरेंस नजर आती है। एक्सेल कैल्सिफिकेशन लास्ट टाइम भी यही आया था, एक्सेल कैल्सिफिकेशन सिलिकोसिस। ठीक है ना। सैंड ब्लास्ट जो सा तो आपने पढ़ा है, सैंड ब्लास्टिंग। शिफर्ड और प्लूरल में एबेस्ट्रोसिस आ सकता है। हेमेप्टाइटिस आपका गोल्ड पास्चर सिंड्रोम। सैनस लंग न्यूडोज रीनल डिजीज आपका पोलियंजाइटिस जो सा होता है वो होता है। सेंट्रल लंग मास और हाइपरकैल्सीमिया स्केमस सेल सेंट्रल लंग मास और SAEDH कुशिंग आपका स्मॉल सेल कार्सिनोमा। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो आपकी स्मोकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पेरिफेरल लंग विद नॉन स्मोकर एडिनोकार्सिनोमा और किसके अंदर होता है फीमेल। एपिकल मास हॉर्नर सिंड्रोम पैनकॉस ट्यूमर। फेशियल स्वेलिंग डिस्टेंट इन सुपीरियर वेना कवा सिंड्रोमा की आपके वन लाइनर है, आपको जो PDF मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सो लास्ट वन इज आवर CVS अबाउट CVS एंड द लास्ट सिस्टम। और इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि हमने ऑप्स एंड गायनी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमने करने हैं और साथ जनरल सर्जरी। ठीक है, तो अपने ये माइंड में रखना है। नेक्स्ट वीडियो हमारी उसके ऊपर होगी। ठीक है, क्योंकि आखिरी 3 दिन रह गए, बस हम लास्ट ईयर जो से वो चीज़ें कर सकते हैं, बस वही हो सकता है। अच्छा, आपको पता है कि जो आपकी CVS की एम्ब्रियोलॉजी है उसके वो पूरा रट्टा है कि किसका जो रेमिनेंट है वो किस तरीके से है क्या नहीं है, तो वो आपने ना एक दफ़ा खुद पढ़ लेना है। ठीक है, ये आप यहाँ से बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा चीज़ों का। ठीक है, क्योंकि आपको ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये आपके नीचे आएंगी। ठीक है, कोआर्टेशन ऑफ ऑर्टा ये सारी, ये डक्टर विनोसी ये सारे इसके जो है वो आपके रेमिनेंट वगैरह हैं, तो ये आपको सिर्फ रट्टा ही लगाना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर आप आ जाते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट की लोकेशन क्या है, चेस्ट एनाटॉमी क्वेश्चन विच इज़ मिडल मीडिया स्टेनम। अच्छा जी, पेरिकार्डियम जो सा होता है वो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना। पेरिकार्डियम के अंदर क्या होता है पेरिकार्डाइटिस। ठीक है, टेम्पोनाइड एंड इसके अंदर फाइब्रस और सीरस लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आपकी जो ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस होता है वो आपका सर्जरी के अंदर जो है मोस्टली पूछा जाता है विच इन्वॉल्व द पोस्टीरियर टू आर्टरी और पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस होता है वो आपका सर्जरी के अंदर जो है मोस्टली पूछा जाता है विच इन्वॉल्व द पोस्टीरियर टू आर्टरी और पल्मोनरी
अच्छा जी, ओब्लिक पेरिकार्डियल साइनस पोस्टीरियर लेफ्ट आर्टरी रिलेशन राइट एट्रियम वेनस रिटर्न यानी कि सुपीरियर वेना केवा इंफीरियर क्रोनिक साइनस के अंदर किस में आता है? राइट एट्रियम के अंदर। राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आउटफ्लो ट्यूबरकुलाई कैरनाई। लेफ्ट एट्रियम विच इज पल्मोनरी वेन्स पोस्टीरियर हार्ट चैम्बर। लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टमिक पम्पिया थिकेस्ट मायोकार्डियम। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट क्या आती है आपकी? लेफ्ट करोनरी आर्टरी सप्लाई इंफीरियर मेजेंटिक एमआई। इंफीरियर एमआई का क्वेश्चन आएगा तो आरसी आता है, यानी कि राइट करोनरी आर्टरी उसको सप्लाई करी होती है इंफीरियर वाल एमआई के अंदर, और इसके अंदर 2-3 एवीएफ जो है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं। लैडर के अंदर आपका इंटीरियर आता है, सर्कमफ्लेक्स के अंदर आपका लेटरल एमआई आता है, ठीक है। पीडीए पेटेंट पोस्टीरियर डिसेंडिंग के अंदर आपका इंफीरियर सेप्टम आता है। एस नोड एंट्री होते हैं फ्रॉम द अरिथमिया आफ्टर आरसी अक्लूजन, यानी कि राइट क्योंकि आपका एस नोड एवी नोड इंफीरियर वॉल के अंदर आपके आरसी इन्वॉल्व हो रही होती है, ठीक है। तो और एवी नोड के अंदर आपका जो है वो आपकी हार्ट ब्लॉक या आफ्टर इंफीरियर एमआई की जो है वो आपकी हिस्ट्री जो है वो देखने को मिल रही होती है। क्रोनरी साइनस के अंदर आपको वेनस ड्रेनेज आपको जो है वो वेनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रोनरी साइनस, जिसके अंदर आपकी क्रोनरी आर्टरी जो है वो जा रही होती है। ऑर्टिक वॉल सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर। पल्मोनरी वॉल लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। राइट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस और पल्मोनरी आपकी ए पी। ए सेकंड इंट्राकोस्टल स्पेस राइट, और ये आपकी लेफ्ट इंटरकोस्टल स्पेस। ट्राइकस्पिड वॉल होलो सिस्टोलिक मर्मर। मिट्रल वॉल एपिक्स मर्मर। पल्मोनरी मसल्स मिट्रल रिगर्जिटेशन आफ्टर एमआई विच इज पोस्ट मिडली पेपररी मसल्स वेनरेबल। ये आपका क्वेश्चन भी आता है कि आफ्टर एमआई मिट्रल रिगर्जिटेशन के अंदर हमें पेपररी मसल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रही होती है। कॉर्डेड टेंडेनाई विच इज वॉल प्रोलैप्स क्वेश्चन विच इज पेटेंट वॉल वर्जन। कंडक्टिव सिस्टम के अंदर आपका एसिनोड होता है। कंडक्टिव सिस्टम किस में ज़्यादा होता है? फ्रॉम एसिनोड, एविनोड, हिस और बंडल ऑफ ब्रांची या परकंजी फाइबर्स। और इलेक्ट्रिकल जो सी रिदम जो होते हैं वो स्पीड किस में होती है आपकी? ऐसे परकंजी फाइबर्स, हिस, एवी और ऐसे। लेफ्ट रेंजर कर्व हॉर्सिनस बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो आपके बीपी रेगुलेशन के अंदर आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इंक्लूडिंग कैरेटिड साइनस एंड ऑर्टिक आर्च। कैरेटिड बॉडी जो है वो हाइपोक्सिया और कैमो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि ऑर्टिक बॉडी और कॉर्टेड बॉडी और ऑर्टिक बॉडी, ठीक है, जो आपके हाइपोक्सिया को जो है वो आपके सेंस कर रहे होते हैं, ठीक है। देन जो होता है वो आपका क्या कहते हैं? ग्रेट स्वेनस वेन सी ए बी जी ग्राफ्ट क्वेश्चन। ये सुपरफिशियल मीडियम लेग वेन के अंदर जो ग्रेट स्वेनस वेन जो इन्वॉल्व होती है उसके अंदर ग्राफ्टिंग के अगर क्वेश्चन किया जाए तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो है वो लेड बाईपास फेमरल आर्टरी के थ्रू जो है वो कैथेटराइजेशन एक्सेस की जाती है बिलो विच इज़ बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट, नॉट लेटरल नॉट अबव विच इज़ बिलो। अच्छा, एक और भी आता है बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, एक कैनाल या कुछ ऐसे लफ्ज़ आता है वो नहीं करना आपने ये चीज़ चूज़ करनी है। पोर्टोसिस्टेमिक शंट के अंदर जो है वो आपकी एनास्टोमोसिस जो है वो आपको देखने को मिल रही होती हैं। फिर आपका आ जाता है फिजियोलॉजी कि आपका जो कार्डिक साइकिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है आपका सिस्टोल और डायसिस्टोल। प्री लोड क्या होता है? वेनस रेजिस्टेंस, यानी कि ब्लड का आपकी ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर ज़्यादा आना। आफ्टर लोड आपकी रेजिस्टेंट शो कर रहा होता है। हाइपरटेंशन या ऑर्टिक स्टेनोसिस के अंदर जो प्रेशर हो जाता है वो आपका जो ब्लड बाहर जा रहा था उसको जो है वो रोकता है। कॉन्टैक्टिलिटी आपकी डिपेंड कर रही होती है आपकी इंट्रोपिक एजेंट के ऊपर, यानी कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जिसकी वजह से कॉन्टैक्टिलिटी ज़्यादा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा। इजेक्शन फ्रैक्शन यानी कि हार्ट फेलियर कैलकुलेशन, यानी कि आपका सिस्टोलिक वॉल्यूम और एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के अंदर इंजेक्शन फ्रैक्शन देखते हैं कि जितना ब्लड आपकी बॉडी के अंदर आ रहा है वो उतना आपकी बॉडी से जो है वो जा रहा है या नहीं जा रहा। स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डिक आउटपुट कैलकुलेशन इंक्लूड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम वर्सेस माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। आपका क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम आपका कार्डिक आउटपुट शो कर रहा होता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है? शॉक, या उसके अंदर आपका हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम को शो कर रहा होता है। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जो होता है वो आपका सैक्रोमेर स्ट्रेच, यानी कि इंक्रीज प्री लोड या इंक्रीज सिस्टोलिक वॉल्यूम को जो है वो शो कर रहा होता है। एसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है? ऑल वॉल्व क्लोज। एसोमेट्रिक रिलैक्सेशन भी होती है। मसला ये होता है कि इसके अंदर आर्टरी मीडियल क्लोज होता है बिफोर आर्टिक ओपन, इसके अंदर आफ्टर आर्टिक क्लोज और बिफोर मिडल। रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि आर्टिक से ब्लड जा रहा है, और रिलैक्सेशन का क्या मतलब है वहाँ पे अभी आपका मिडल वॉल्व के अंदर जो है वो ब्लड आ रहा है। ऑर्टिक स्टेनोसिस के अंदर जो है हाई लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर, मिट्रल रिगर्जिटेशन पीवी लोब, यानी कि नो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन वॉल्यूम ओवरलोड। ऑर्टिक रिगर्जिटेशन प्रेशर वॉल्यूम लूप, यानी कि नो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। वाइड पल्स प्रेशर का हमेशा आता है, ठीक है। वेंट्रिकुलर फेस 4 जो हमारा मायोकार्डियल एक्सचेंज पोटेंशियल है उसके अंदर आपका फेस 4 में क्या होता है? सोडियम का इन्फ्लक्स होता है ऊपर की तरफ, ऐसे जाता है 80 से ऐसे ऊपर की तरफ। 2 के अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स हो जाता है। 3 के अंदर पोटाशियम इफ्लक्स हो जाता है। एस नोट 0 के अंदर कैल्शियम इन्फ्लक्स हो जाता है। एस नोट फेस 0 जो आपके नीचे जो एक्शन पोटेंशियल है आपका कैल्शियम इन्फ्लक्स और आपका जो फनी करंट चैनल्स हैं वो होते हैं। और इसके अंदर आपका फेस 0 to 4 होता है, क्लास 1 टारगेट सोडियम। एल टाइप चैनल जो उसके अंदर आपका प्लाटो फेस होता है वो आपका, यानी कि कैल्शियम की एंट्री और कैल्शियम की एग्जिट दोनों को हम कहते हैं प्लाटो फेस, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है तब आपका
ईसीजी बेसिस के अंदर आपका पी वेव, क्यू आर एस, टी वेव्स होते हैं, पीआर इंटरवल, एवी इंडक्शन, हार्ट ब्लॉक को शो कर रहा होता है, क्यूटी इंटरवल आपका टॉर्सिडी या वेंट्रिकुलर डिपोल या रिपोलराइजेशन को जो है शो कर रहा होता है। बैरो रिसेप्टर जो रिफ्लेक्स होते हैं वो आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आपके एक्यूट बीपी चेन के अंदर, विच इज कैरोटिड साइनस वर्सिस विया क्रेनियल नर्व 9, ठीक है। एएनपी बीएनपी कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके एट्रिया से और वेंट्रिकल से, और आपके हार्ट फेलियर के अंदर जो है वो या स्ट्रेच हार्मोन्स होते हैं जो आपके हाइपरटेंशन के अंदर जो है आपके रिलीज हो रहे होते हैं, ठीक है। मीन आर्टेरियल वेस्कुलर रेजिस्टेंस क्या होती है, टीपीआर प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मीन आर्टेरियल प्रेशर विच इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर मैं आपको प्रॉपर पढ़ाऊंगा। मीन आर्टेरियल अप्रॉक्स मीन आर्टेरियल प्रेशर अप्रॉक्स कार्डियक आउटपुट एंड टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस आपको क्या शो कर रहा होता है, आपका बीपी कैलकुलेशन में मीन आर्टेरियल प्रेशर। बाकी पल्स प्रेशर है, कैपिलरी स्टार्लिंग फोर्सेज है, हाइड्रोस्टेटिक वर्सेस ऑनकॉटिक। अच्छा, एंडोथेलियम जो होता है वो आपका नाइट्रिक ऑक्साइड या एंडोथेलियम की वेस्कुलर की जो फंक्शन है डायलेशन उसके अंदर जो है यूज़ होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपको वैसो डायलेशन करवा रहा होता है सीजीएमपी के थ्रू। अच्छा जी, एथेरोस्क्लेरोटिक पैथोजेनिस के अंदर ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या चीज़ हमें मिलती है, तो उसके अंदर आपके सारे एथेरोस्क्लेरोसिस प्लाक के अंदर आपके फोम सेल्स, एलडीएल की ऑक्सीडेशन, सारे जो है वो आपके ऐसे छोटे छोटे बन के ऐसे जो है वो बड़े बनते जाते हैं आपकी आर्टरीज के अंदर, और उसके बाद जो है वो आपका थ्रम्बस जो है फॉर्मेशन बना देते हैं। हेमोस्टेसिस के अंदर आपको प्लेटलेट्स और कोगुलेशन कास्केड होता है, ठीक है, मेंटेनेंस, यानी कि प्राइमरी हेमोस्टेसिस और सेकेंडरी हेमोस्टेसिस। प्लेटेड एडिशन के अंदर आपके GP1 होता है रिस्पॉन्सिबल, प्लेटेड एडिशन के अंदर फाइब्रिनोजन जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। कोगुलेशन के अंदर आपका PTT होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक आपका जो है। फिब्रिनोलाइसिस के अंदर आपका TP हम जो है वो देते हैं, विच इज प्लाज्मिनोजन, प्लाज्मिन के अंदर चेंज होता है और ये आपका क्या बना देता है, मैश बना देता है, स्ट्रॉन्ग मैश बना देता है, ठीक है। हाइपरटेंशन के अंदर आपको पता है कि आपने नेफ्रोस्क्लेरोसिस या हाई बीपी एंड ऑर्गन डिजीज। एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है अडल्ट विद नो सेकेंडरी कॉज, मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर कोई और बीमारी भी होती है, यानी कि रीनल आर्टिस्टिनोसिस या एंडोक्राइनोसिस की वजह से आपको फ्यूक्रोमोसोमेटोमा, उसके अंदर आपको हाइपरटेंशन देखने को मिल रही होती है। मैलिग्नेंट के अंदर आपको वेरी हाई बीपी होता है, ऑर्गन डैमेज होता है और ऑनियन स्किन जो है आपको अपीयरेंस जो है आपको देखने को मिल रहा होती है, ठीक है। फिर आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, स्टेबल एंजाइना क्या होता है, चेस्ट पेन विद एक्सर्शन रिलीव्ड बाय रेस्ट विद अ फिक्स्ड एथेरोस्क्लेरोटिक नर्विंग। अनस्टेबल एंजाइना, चेस्ट पेन एट रेस्ट एंड प्लॉक रैप्चर विद नो ट्रॉप, ठीक है। एनस्टेमी के अंदर आपको ट्रॉपिन पॉजिटिव, क्योंकि इसके अंदर कार्डियक एंजाइम जो होते हैं वो आपको देखने को मिल रहे होते हैं। स्टेमी के अंदर आपका एस्टिलेशन भी होता है, ट्रॉप भी पॉजिटिव होता है आपका, और ट्रांसम्यूरल इन्फॉर्क होता है, और इसके अंदर थ्रम्बोस जो है वो 100% जो है थ्रम्बोस की फॉर्मेशन हो जाती है, बाकियों के अंदर आपका 70% होती है। मायोकार्डियल के अंदर पोस्ट एमआई, इसके अंदर आप जो है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस मैक्रोफेज जो स्कार देखते हैं, और इसके अंदर आप CKMB को जो है वो देखते हैं अगर आपके पास पोस्ट एमआई का जो है वो पेशेंट आए तो। फ्री वॉल रैप्चर्स 3 to 7 days पोस्ट एमआई टेम्पोनाड हेमो पेरिकार्डियम। पेपररी मसल अगर रैप्चर होता है तो विच इज अक्यूट सीवियर मिट्रल रिगर्जिटेशन आफ्टर एमआई, और इसके अंदर आपको पेपररी मसल्स ऊपर भी पड़ गए हैं कि वो डैमेज हो सकते हैं आपके, ठीक है। तो मिट्रल रिगर्जिटेशन को आपने लाजमी रखना है। न्यू हार्श मर्मर आफ्टर एमआई, वेंट्रिकुलर VSD यानी कि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिवाइड या रैप्चर के अंदर जो सब आपको देखने को मिल रहा होता है, ये सुनने को मिल रहा होता है न्यू हार्श के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद जो सा आ जाता है आपका वेंट्रिकुलर एनोरिज्म वीक्स आफ्टर एमआई, परसिस्टेंट ST एलिवेशन। ड्रेसलर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, वीक्स आफ्टर एमआई, ऑटोम्यून पेरिकार्डाइटिस। हार्ट फेलियर विच शोज डिस्पनिया, एडिमा, फटीग, रिड्यूस और प्रिजर्व इजेक्शन फ्रैक्शन। लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर जो होता है वो आपको पल्मोनरी एडिमा को शो कर रहा होता है, और राइट साइडेड आपका पेरिफेरल एडिमा को शो कर रहा होता है, ठीक है। लेफ्ट साइडेड के अंदर पल्मोनरी एडिमा और राइट साइडेड के अंदर पेरिफेरल एडिमा क्यों होता है, क्योंकि आपका राइट मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ राइट साइडेड हार्ट फेलियर इज लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, ठीक है, क्योंकि ब्लड इसके अंदर आता है और ये जो है वो आपका इंफीरियर वेना केवा के थ्रू जो है वो ब्लड के अंदर चला जाता है, इसके अंदर फिर आपकी जगुलर वेनस डिस्टेंशन भी आपको देखने को मिल रही होती है, ठीक है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है डायलेटेड कार्डियोमाइड, ये राइट साइडेड हार्ट फेलियर के अंदर आपको JVT हेपेटोमेगाली देखने को मिल रही होती है, और लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में ऑर्थोपनिया की कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं भूल गया था। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर सिस्टोलिक डिस्फंक्शन देखने को मिल रहा होता है, अल्कोहल, डेक्सोरोबसिन और वायरल। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, यंग एथलीट, सडन डेथ, एसिमेट्रिकल सेप्टल हाइपरट्रॉफी जो है वो देखने को मिल रही होती है, ठीक है। यंग एडल्ट विद अ सडन डेथ, ये कई बार क्वेश्चन आया, विच इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, ठीक है। नॉट ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी के अंदर डायस्टोलिक फंक्शन होता है, रिस्ट्रिक्टिव होती है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, यानी कि ब्लड आ ही नहीं रहा, एमोलॉइड, सार्कोइड या हाइमोक्रोमेटोसिस जो है वो देखने को मिल रही होती है। मायोकार्डाइटिस जो है चेस्ट पेन आफ्टर वायरल इलनेस। पेरिकार्डाइटिस स्वेयर शार्प चेस्ट पेन लीनिंग फॉरवर्ड से जो है आपको फ्रिक्शन रब का जो लफ्ज़ है वो आपका पेरिकार्डाइटिस शो करता है, नॉट एंडोकार्डाइटिस या मायोकार्डाइटिस। पेरिकार्डियल इफ्यूजन लार्ज कार्डिक स्लॉट विद अ वाटर बॉटल हार्ट।
कार्डिक टेम्पोनेट ये पहले भी आया हुआ है जो आपका ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर देखा जाता है। रिमेटिक फीवर जो है वो चाइल्ड आफ्टर स्टेप्ड और एश ऑफ बॉडीज आपको देखने को मिल रही होती हैं। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के अंदर आपको मिट्रल स्टेनोसिस और फिश माउथ वाल्व जो है वो देखने को मिल रहा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस फीवर, मर्मर, एम्बोलाई एंड आपको वेजिटेशन जो है वो देखने को मिल रही होती है। फिर इसके बाद आपका आ जाता है एक्यूट बैक्टीरियल स्टेफ ओरस, सब एक्यूट स्टेफ वेरिडेंस। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, एक्यूट के अंदर स्टेफ ओरस, सब एक्यूट के अंदर स्टेफ वेरिडेंस, ठीक है। इसके अंदर डैमेज वॉल और इसके अंदर नॉर्मल वॉल। लिपमैन सैक के अंदर एसएलई होता है, ठीक है, और इसके अंदर स्टेराइल वेजिटेशन आपको देखने को मिल रही होती है। फिर आपका आ जाता है ऑर्टिक स्टेनोसिस, इसके अंदर हार्ट सिस्टोलिक मर्मर, ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, अर्ली डिस्टोलिक मर्मर, मिट्रल स्टेनोसिस, ओपनिंग स्टैम्प या डायस्टोल रंबर, मिट्रल रिगर्जिटेशन, होलो सिस्टोलिक मर्मर टू एक्सिला, मिट्रल वॉल्व और रिगर्जिटेशन के अंदर हमें वो प्रोलैप्स भी जो है वो देखने को मिल रहा होता है और आपके मसल्स की जो है वो भी देखने को मिल रहे होते हैं, वो डैमेज होते हैं। मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स मिड सिस्टोलिक क्लिक, ठीक है। ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन, होलो सिस्टोलिक मर्मर इंक्रीज रिस्पायरेशन। अब होलो सिस्टोलिक मर्मर यहाँ पे भी है, वो एक्सिला की तरफ जा रहा है और ये आपका इंस्पायरेशन के अंदर जो है वो आपका इंक्रीज़ हो रहा है। टेटोलॉजी ऑफ फैलेट ये आपकी सारी आपकी पड़ी हुई है, ठीक है। आप एक दफ़ा यहाँ से देख लीजिएगा। आर्टिक एनेरिज्म, डायसेक्शन, हाँ डायसेक्शन कॉटेशन ऑफ ओल्टा के अंदर आपको फिगर ऑफ 3 जो है वो आपको अपीयरेंस मिल रही होती है, क्योंकि दरमियान के अंदर जो है वो आपकी कट होती है, अपर लिम्ब हाइपरटेंशन हो रहा होता है और वीक जो है आपकी फेमोरल नर्व्स आपकी वीक होती हैं। ऑर्टिक डायसेक्शन के अंदर वो टेयरिंग चेस्ट पेन आता है थ्रू द बैक, हाइपरटेंशन और मार्फन सिंड्रोम के अंदर आपको देखने को मिल रहा होता है। ऑर्टिक एनेरिज्म के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और मार्फन सिंड्रोम आपको देखने को मिल रहा होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के अंदर सडन डिस्पनिया, प्लूराटिक चेस्ट पेन आपको देखने को मिल रहा होता है। शॉक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मस्ट वन एक क्वेश्चन आएगा आपका इसके अंदर के सेप्टिक शॉक के अंदर वार्म शॉक होता है, लो जो वेंट्रिकुलर है आपका रेशो वो आपकी कम होती है। कार्डियोजेनिक के अंदर एमआई, पल्मोनरी एडिमा और लो कार्डिक आउटपुट। हाइपोवोलेमिया के अंदर लास्ट टाइम जो दिसंबर के अंदर आया था वो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक था और सेम ये था, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, टेम्पोनार टेंशन, न्यूमोथोरैक्स और क्या था मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। हाइपोवोलेमिया के अंदर ब्लीडिंग, डिहाइड्रेशन होती है विद लो प्रीलोड। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, मोस्ट बच्चे जो है वो आपके पीएडी इसके अंदर जो कंफ्यूज होते हैं विच शो द क्लॉडिकेशन, और इसके अंदर जो वो एबी जो होता है इंडेक्स होता है वो आपका लो होता है। बर्गर डिजीज़, स्मोकर डिस्टल स्कीमा विद थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिट्रांस। कावासाकी बच्चों के अंदर होता है जिसके अंदर कंजक्टिवाइटिस रैश हमें देखने को मिल रहा होता है। टाकायासु यंग एशियन, नॉट टाकायासु आर्ट्राइटिस और गेंट सेल आर्ट्राइटिस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। टाकायासु एशियन मेल वीक पल्सेस और पल्सलेस डिजीज़ होती है। गेंट सेल के अंदर आपके जो हेडिक है, स्काल पेन होता है, यानी कि जब भी वो कंघी करता है तो उसको स्काल्प के अंदर पेन हो रहा होता है, तो अर्ली हेडेक और जॉ क्लॉडिकेशन आपको देखने को मिल रही होती है। पेरिफेरल आर्टरी के अंदर भी क्लॉडिकेशन होती है बट नॉट जॉ। पोली आर्टरी नोडोजा, मिडल वेसल डिजीज़ और आपको ये देखने को मिल रही है वेरिकोस वेन। बाकी फार्माकोलॉजी है, एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा जी, रिपीटेडली जो से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके कि साइनोटिक चाइल्ड स्क्वाट्स ड्यूरिंग एक्सर्शन, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। न्यूबॉर्न साइनोसिस नॉट इम्प्रूव बाय ऑक्सीजन ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, और 2 दिन के अंदर जो सब आपको मिल जाती है चीज़ फाइंडिंग। अपर लिम्ब हाइपरटेंशन वीक, कॉटेशन ऑफ ओवर्टा, कॉन्टिन्यूस मशीनरी मर्मर पीडिया किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर। फिक्स स्प्लिट एट S2 ASD, हार्ट सिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट लोअर तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, सिनकोप, एंजाइना, डिस्पनिया, सिस्टोलिक मर्मर, ऑर्टिक स्टेनोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइड पल्स प्रेशर, अर्ली डायस्टोलिक मर्मर, आर्टिक रिगर्जिटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग स्टैम्प डायस्टोलिक मिट्रल स्टेनोसिस, होलो सिस्टोलिक मर्मर रेडिएटेड टू अजोला, मिट्रल रिगर्जिटेशन प्लस पेपिलाई जो है इसके अंदर जो है वो डैमेज हो जाते हैं आपके, अगर मिट्रल रिगर्जिटेशन पेपिलाई अगर देखें तो। मिस्टोलिक क्लिक, मिट्रल वॉल्व प्रोलैप्स, फीवर, न्यू मर्मर नॉट कोई और मर्मर, फीवर विद न्यू मर्मर, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, चेन बेटर लीनिंग फॉरवर्ड, पेरिकार्डाइटिस नॉट एंडोकार्डाइटिस। इसके अंदर फीवर की हिस्ट्री है, पेरिकार्डाइटिस के अंदर चेस्ट पेन है, लीनिंग फॉरवर्ड, हाइपोटेंशन, वेनस डिस्टेंशन, मफल हार्ट साउंड, कार्डिक टेम्पोनार्ड, क्रशिंग चेस्ट पेन, एसटी एलिवेशन, स्टेमी, चेस्ट पेन एट रेस्ट, नेगेटिव टॉप अनस्टेबल, एमआई टेम्पोनार्ड फ्री वॉल रैप्चर जो हम ऊपर पढ़ के हैं, एक्यूट सीवियर मेडिकल रिगर्जिटेशन आफ्टर एमआई पेपलरी मसल रैप्चर, ये भी ऊपर पढ़ के हैं। persistent ST elevation after MI ventricular aneurysm, tearing chest pain radiated to the back, aortic dissection, sudden dyspnea, pleuritic chest pain, pulmonary embolism, very important. Cough, swelling after surgery, DVT, young athlete after surgery, not during. Young athlete, sudden death, hypertrophic cardiomyopathy, alcohol, doxorubicin, viral myocarditis, ये सारी क्या है डायलेटिव मायोपैथी करवा रही होती हैं। एमालॉइड या ये आपकी डिपोजिशन हो तो रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है आपका हार्ट ग्लूकोसिस वगैरह ये चीज़ें। चाइल्ड फीवर, कंजक्टिवाइटिस, कावासाकी, यंग फीमेल विद वीक पल्सेस, इसके अंदर कौन सी डिजीज होती है आपकी, पल्सलेस डिजीज़। अर्ली हेडिक, जॉ क्लॉडिकेशन, गेंट सेल आर्टराइटिस, जॉ क्लॉडिकेशन, और इसके अंदर स्काल्प के ऊपर जो है आपको पेन हो रहा होता है। स्मोकर डिस्टल लिम्ब इस्कीमिया, बर्गर डिजीज, एंड नीचे अब आपको बन रहा है। तो आपके जो 8 सिस्टम्स हैं वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गए हैं। मोस्टली अगर आपने पढ़ना है तो आप ये पोर्शन आप जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है।
जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम की फिजियोलॉजी है, आपने वो फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ें। इसकी आपकी एनाटमी अच्छी है, CBS की आती है तो आप इसके एनाटमी पढ़ें। रीनल की आपकी जो है वो एम्ब्रियो आती है, रीनल सिस्टम की तो आप एम्ब्रियो पढ़ें। मस्कुलोस्केलेटल से एनाटमी आती है तो एनाटमी पढ़ें। तो हर सिस्टम डिफाइंड है, आप उसको उसी तरीके से पढ़ेंगे तो आपका इंशाल्लाह पेपर ईजिली निकल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आपका ऑप्स गैनी, और इस चीज़ को मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपके ऑप्स एंड गैनी की ये क्वेश्चन है, पास पेपर्स ये जितने भी हैं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।